Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity and Constitution class. In the last lecture, we have covered the right to equality under fundamental right, and now we have a progression towards right to freedom. तो जैसे गुलाम भारत के अंदर सभी लोगों को इक्वालिटी अचीव नहीं थी और वो सिक्योरिटी देने के लिए हमने 5 आर्टिकल इंक्लूड किए राइट टू इक्वालिटी के अंदर। 5 रास्ते, मंजिल एक, समाज में लार्जर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। तो यही चीज इमेजिन करें कि जब आपका देश गुलाम है तो आपकी लिबर्टीज बहुत सीमित है, बल्कि हैं ही नहीं। एक कॉलोनियल स्टेट आपके ऊपर काम कर रही है जो ना सिर्फ आपको फिजिकल तौर पर आपकी लिबर्टीज खत्म करती है, बल्कि मेंटल तौर पर भी लिबर्टीज खत्म की जाती हैं। अब आजाद भारत में स्टेट टोटलिटेरियन ना हो जाए और लोगों को आजादी से जीने का हक हो, इसीलिए कुछ लिबर्टीज की गारंटी दी गई है फंडामेंटल राइट के अंदर। तो यहां पर भी कोई एक आर्टिकल नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू 19 से लेकर 22 तक ये कोशिश की गई है कि डिफरेंट टाइप की लिबर्टीज सिक्योर रह सकें लोगों की भारत देश के अंदर। किन किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे? प्राइमरली वी विल बी फोकसिंग ऑन freedom of speech and expression and related liberties under Article 19. Then Article 20, it is protection in cases of conviction. जब किसी को केस में सजा हो रही हो उस वक्त किन लिबर्टीज का ध्यान रखना है। Then right to life and personal liberty, one of the most or rather the most evolved article in fundamental rights. Then by 86th Amendment 2002 we added Article 21A, right to education। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। Lastly, Article 22 that gives protection in cases of arrest and detention। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, डिटेन करके रखा जाए, तो क्या उसकी सिक्योरिटीज होनी चाहिए उसके पास। तो यहाँ पर भी 5 रास्ते, मंजिल एक, लार्जर लिबर्टी स्टैब्लिश करनी है सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसमें पहले ताकीद कर दूं कि ऐसा नहीं है सिर्फ इन आर्टिकल की हम प्लेन रीडिंग करेंगे, रादर इन आर्टिकल्स के साथ बहुत सारे इश्यूज अटैच हैं जो अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारी डेवलपमेंट को भी हम नोट करते हुए चलेंगे। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, आर्टिकल 19, वन ऑफ द ह्यूज आर्टिकल दैट गिव्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, secured liberties towards the citizens or non-citizen even in cases. So here it come, plain reading ले लेते हैं एक बार इसकी। आर्टिकल 19 1A के अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ना सिर्फ बोलने की आजादी है, बल्कि आप अपने आप को जिस भी माध्यम से चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो लिख कर हो सकता है, वो गाकर हो सकता है, पेंटिंग बनाकर हो सकता है, वो मीडिया, सोशल मीडिया का यूज हो सकता है। देन इट कम टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, देन टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स, देन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप अपनी मर्जी से इंडिया में कहीं भी किसी भी वक्त मनचाहे तरीके से आ जा सकते हैं। देन टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। आप तमिलनाडु से हैं, आप कर्नाटक आके बस जाइए, आप पंजाब आके बस जाइए, हरियाणा आके बस जाइए। देन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस एंड टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। राइट टू लिवलीहुड भी सिक्योर किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। नाउ लेट्स गेट डीपर और शुरुआत करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। अब इसमें बहुत सारे रिलेटेड राइट है। सबसे पहले तो लेट्स फोकस दैट इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। So it's not only about speaking, it's about to express yourself। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आपके थॉट्स हैं, आप उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन का मैटर है, ये स्पीच से बहुत आगे निकल चुका है आज के आईसीटी युग के अंदर। तो क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आप अपने आप को जिससे एक्सप्रेस कर पाएं? दैट इज मे बी, जैसे हमने बात की, राइटिंग इन मैगजीन, राइटिंग इन न्यूज़पेपर, राइटिंग द बुक। बहुत सारे लोग बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं। देन इट कम्स विद कि इसके अलावा क्या हो सकता है, तो पेंटिंग है, डांसिंग है, एक आर्ट फॉर्म है बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, जिसमें वो फेस पे कुछ पेंट लगाते हैं और बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से ही सारा एक्ट किया जाता है। अगली माइम या ऐसा कुछ करके वो आर्ट है। अच्छा, माइम से याद आया, मीम्स। तो आज के ज़माने में हम अपने बहुत सारे जो थॉट हैं वो मीम के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। बल्कि लिंग्विस्टिक्स ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में लैंग्वेज के सामने एक बड़ा चैलेंज है इमोजीज, कि अब हम अपने एक्सप्रेशन शब्दों से कम और इमोजीज से बड़े ज़्यादा व्यक्त करने लग पड़े हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया को रिलेट करें तो चाहे आप अपना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पे थ्रू पिक्स, तो देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। तो जिस भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसकी गारंटी दी गई है और
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहां पर कायम किया गया है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें निकलती हैं, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू गो बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस गारंटीड है एक्सप्लिसिटली वर्ड। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट राइट। ओके ना, सबसे पहले एक्सप्लिसिट अगर आप देखें तो जो क्लियरली रिटन है, इन वर्बैटिम लिखा गया है, जैसे यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्लियरली लिखा गया है बाय वर्ड। लेकिन इम्प्लिसिट होता है कि उसी के अंदर निहित बात, उसी के पीछे छुपी ही बात जिसको आप इंटरप्रेट करते हैं, इन्फर करते हैं। तो थ्रू वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हाई कोर्ट जजमेंट, वी आर हैविंग वेरी ह्यूज नंबर ऑफ रिलेटेड राइट जो हमने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 19 या बाकी किसी और राइट से। सो यहां पर नोट करें मीडिया। Now, what is media? That may be the print media, that may be audio visual media, even the social media. तो ये सारे ही at the end of day are medium of expression. क्या कर रहे हैं हमारे न्यूज चैनल या हमारे अखबार? आपकी सोसाइटी, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको लोगों तक परोसना है, वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। एट द एंड ऑफ डे यही रोल है। सो मीडिया इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट इज, we do not call it media, we call it mass media, क्योंकि एक बड़े लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं, इसका इम्पैक्ट वो ह्यूज होता है। फिल्म्स अगेन वेरी इंपैक्टफुल मीडियम, स्पेशली इन इंडियन सिनेमा, इंडियन सोसाइटी। सो मीडिया ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a। अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए कि मीडिया अपनी पावर कहां से ड्रॉ करता है, वो आर्टिकल 19(1)(a से, बिकॉज इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजन मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री। अब वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना खराब कर रहा है, ये अलग डिबेट है, लेकिन मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग क्योंकि अगर मीडिया के ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आती है, इट इज टेकन एज अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। सो एक तो मीडिया आप याद रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट टू रिमेन साइलेंट, बिजॉय इमैनुअल केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश भी किया था। सो इट इज अबाउट एक्सप्रेशन। और आप अपने आप को सिर्फ बोलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप चुप रहकर भी कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक गांधी जी कई बार अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ मौन व्रत रख लेते थे। सो ये जो साइलेंट है, ये भी आपका एक राइट है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या केस था? तो कुछ जूइश बच्चे थे, स्कूल के अंदर पढ़ते थे, लेकिन जब नेशनल एंथम प्ले होता था तो वो लाइन में खड़े तो होते थे लेकिन रिसाइट नहीं करते थे, गाते नहीं थे। स्कूल ने इसको इनडिसिप्लिन माना, नेशनल एंथम की बेअदबी माना और स्कूल से निकाल दिया। हाई कोर्ट में अपहेल्ड रहा डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इट गॉट रिवर्स्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पहली बात तो जस्ट रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द नेशनल एंथम, इट इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम। सेकंड थिंग, राइट टू रिमेन साइलेंट is a part of fundamental right under article 19(1)(a। तो याद रखें कि right to remain silent भी part होगा speech and expression का। खैर, मैं भी बेवजह जोर लगा रहा हूं। आप जिस उम्र में हैं, मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कई मामलों में लफ्जों से ज्यादा खामोशी काम करती है। तो अगली बार जब आपसे कोई फोन पे पूछे, व्हाट्सएप पे, कि नाराज हो क्या, बात क्यों नहीं कर रहे या कर रही, तो आप जवाब दीजिएगा कि आई एम एंजॉइंग माई राइट टू रिमेन साइलेंट, डोंट इन्फ्रिंज अपॉन माई राइट टू रिमेन साइलेंट, माई फंडामेंटल राइट। चलिए, एक राइट टू रिमेन साइलेंट भी हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम और इसके पहलू पे अपनी दृष्टि डालें, ये याद रखें कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। हमने कल ही बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स लार्जली दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट अपॉन देम, ताकि सोसाइटल बैलेंस बना रहे। इंडिविजुअल राइट और सोसाइटी के राइट में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना पावरफुल राइट है कि अगर हमने इसको अनब्रिडल्ड छोड़ दिया, अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया, तो फिर 140 करोड़ का ये मुल्क, ना यहाँ पे सोसाइटल फैब्रिक बचेगा, ना आपका पॉलिटिकल फैब्रिक बचेगा। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन के बाद भी हम कितना सारा मिसयूज देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लाइक वो चाहे फिल्मों, चाहे गानों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जानी हो, या फिर लीडर्स को क्रिटिसाइज करने के नाम पर भद्दी बातों पे उतारू हो जाना हो। तो इसीलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड मेंशन्ड हैं।
खुद फंडामेंटल राइट के अंदर कि सरकार चाहे, लेजिस्लेचर चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। नाउ क्या क्या ग्राउंड है? दैट सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाती हो। कैसे नारे लगा देने किसी यूनिवर्सिटी में जाके कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर स्टेट अपना काम करेगी, रेलेवेंट प्रोविजन के अंदर केस दर्ज किया जाएगा। देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, या इसके अलावा मोरालिटी, डिफामेशन, मानहानि आगे हम कवर करेंगे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, या इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे कोई ऑफेंस होने का खतरा हो। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पॉलिटी की क्लास पढ़ा रहा हूं, रोज 1.5 घंटा मैं क्लास कराया करूं, उसके बाद 15 दिन मैं आपको ऐसी कुछ बातें कहना शुरू करूं कि देखिए बेरोजगारी बहुत है, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, पैसे की तंगी रहती है, तो ऐसा करेंगे, मैंने एक बैंक पता कर रखा है और हम वो बैंक लूटेंगे। मनी हाइस्ट देख के आया हूं, मैं बन गया प्रोफेसर। तो सर क्या मैं ऐसे अपने स्पीच को प्रोटेक्ट कर सकता हूं अंडर आर्टिकल 19(1)(a)? तो नहीं सर, पुलिस आएगी, बाकायदा वो कहेंगे कि आपने ऑफेंस को इंसाइट करने के लिए स्पीच दी है, तो अब आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी। अब मैं उनसे कहूं कि आर्टिकल 19(1) में मेरा तो फंडामेंटल राइट है, तो अगर पढ़े लिखे होंगे एसएचओ साहब तो तुरंत आर्टिकल 19 क्लॉज 2 खोल के दिखा देंगे कि यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड हैं और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए आप कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, इस सब में एक की याद रखें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी फंडामेंटल राइट के बारे में आप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लिख रहे हो आंसर राइटिंग के अंदर या इंटरव्यू में बता रहे हो, तो प्लीज क्वालिफाई द वर्ड restriction with a reasonable restriction. That unreasonable restriction cannot be imposed. Like in our example, okay, I cannot give a speech to incite an offense, but I can use my fundamental right to teach the students. अब पुलिस आके इस बात पे नहीं रोक सकती है कि आखिर पॉलिटी ही क्यों पढ़ा रहे हो, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम कर्टेल कर रहे हैं, वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी गोज कि जब भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो तो दायरा जरूर याद रखें कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट की जा सकती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट? लाइक कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें थी, अभी बीएनएस के द्वारा सुधारी भी जा रही हैं। एक है बड़ा प्रॉब्लमैटिक, दैट इज अबाउट द सेडिशन, देशद्रोह। नाउ आईपीसी प्रोवाइडेड, दिस इज अ case of IPC, Indian Penal Code, which is now being repealed and taken place by the भारतीय न्याय संहिता। लेकिन क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले आईपीसी लागू थी, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर दिया गया था सेडिशन लॉ। सेडिशन बेसिकली वी कंसीडर्ड अबाउट देशद्रोह। अब देशद्रोह क्या होता है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं तो नॉर्मली जो वेव ऑफ थॉट हमारे दिमाग से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने देश के खिलाफ कोई काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ देश को तोड़ने जैसा काम किया है। इंटरेस्टिंगली आईपीसी में देशद्रोह की डेफिनेशन में कंट्री कहीं मेंशन ही नहीं था। सो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन अंडर आईपीसी? दैट एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन, साइन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, जब आपने अदरवाइज डाल दिया तो किसी भी तरीके से, अगर आपने किसी भी तरीके से बोलकर, लिखकर, कोई पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देकर क्या किया है या करने की कोशिश की है, यू ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, मतलब प्रयास भी अगर आपने किया है तो, सो यू ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेट्रेड, नफरत की भावना, कंटेम्प्ट, अवमानना की भावना, और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन। ये होता है कि अफेक्शन नहीं रहा, लव रिलेशन नहीं रहा है, लेकिन टुवर्ड्स अगेंस्ट हुम आप नफरत की भावना ला रहे हैं, कंटेम्प्ट की भावना ला रहे हैं, डिसअफेक्शन की भावना ला रहे हैं, किसके खिलाफ? क्या देश के खिलाफ? Now, IPC talked about not the country, but against the government established by law in India. भारत में जो भी गवर्नमेंट लॉ के थ्रू बनी है, that may be the central government, that may be the state government, even your local bodies. अगर उनके खिलाफ आप किसी भी तरह की hatred, contempt या फिर disaffection की फीलिंग लाते हैं या लाने की कोशिश भर करते हैं, that calls sedition. And what was the imprisonment? That life imprisonment, 3-year jail और फाइन। स्ट्रिंजेंट लॉ कि सारी उम्र के लिए भी इसके लिए जेल डाला जा सकता है। Now what was the problem with this law? That first thing,
जानकारों का ये कहना कि डेफिनेशन देशद्रोह की नहीं है बल्कि राजद्रोह की है। आप देशद्रोह में देश की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ ऐसी बातें करता है तो आप उसको पनिश करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ हमने दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें इंप्लिसिट है कि अगर मैं चाहूं तो अपने देश की, अपने राज्य की सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता हूं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आपने कह दिया कि भाई अगर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन लाने की कोशिश करोगे, भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो क्या है ये? है एक टूल इन द हैंड ऑफ स्टेट टू ऑप्रेस द मासेस और टू कर्ब द डिसेंट वॉइस, कि जहां भी सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा हो ऐसे लॉज लगा दीजिए उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी लेक्चर के माध्यम से आपका हूं और आप लोग बैठे हो मेरे सामने, और मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल सेंटर की सरकार निकम्मी है, यूथ के लिए कुछ नहीं करती है, सिर्फ 2 सेंटेंस हैं, सेंटर की सरकार निकम्मी है, यूथ के लिए कुछ नहीं करती है। अब इसके आगे आप चाहें सभी एक साथ खड़े हों और कमरे से बाहर चले जाएं कि नहीं सेंटर की सरकार बहुत अच्छी है, यूथ के लिए बहुत कुछ करती है। स्टिल पुलिस कैन इन्फ्लिक्ट सेडिशन ऑन मी बिकॉज आई अटेम्प्टेड टू एक्साइट। भाई ये बोल के मैं कम से कम हेट्रेड या कंटेम्प्ट या कम से कम डिसअफेक्शन की भावना लाने की कोशिश तो कर ही रहा था। तो इस लॉ के साथ प्रॉब्लम ये था कि सरकार का क्रिटिसिज्म दैट कुड बी कर्ब्ड आउट, और फिर बहुत सारे एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, सरकार की कमियां निकालते हैं, उनके गले पर हर वक्त ये तलवार लटकी है कि अगर सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे तो सर जेल भेजा जा सकता है। अब इसको लेके काफी चर्चा थी, कोर्ट केसेस हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी सडिशियस, सरप्सिश एक्टिविटी तो चल ही रही है। हमारे यहाँ नक्सलिज्म है, माओइज्म है, डिफरेंट टाइप की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी से लेके मिलिटेंसी और टेररिज्म भी है। तो भाई उनको भी टैकल करना है। अब एब्सेंस ऑफ लॉ में नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके ऊपर सरकार की गाइडलाइन जरूर थी, सॉरी नॉट सरकार बट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, दैट अंडर केदारनाथ केस। सो देयर वाज अ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। दिस वाज 1962 केस। अब इसके अंदर गाइडलाइन ये थी सुप्रीम कोर्ट की कि unless the criticism is so sharp that it may lead to violence. I repeat, unless the criticism of the government is so sharp that it may lead to the violence, sedition charges must not be slapped. जब तक वायलेंस होने का खतरा ना हो with all the reasonable grounds, तब तक sedition charges slap ना किए जाएं। लेकिन सर कितने ही पुलिस वालों को पता होता है केदारनाथ गाइडलाइन के बारे में, तो बहुत अनाप शनाप तरीके से सेडिशियस लॉ का मिसयूज किया जा रहा था। मसलन कि एक डॉक्टर जो ट्राइबल इलाके में जाता था, ट्राइबल्स का इलाज करता था, कुछ नक्सल्स का इलाज कर दिया उसने, क्योंकि उन्होंने तो हिपोक्रेटिक ओथ ली है कि कोई भी मरीज आएगा तो मैं इलाज करूंगा, उनके ऊपर सेडिशन जैसे केसेस लगा दिए गए। या फिर एक राम्या मैम है, एक्स MP हैं लोकसभा की, उन्होंने एक रैली के दौरान कहा पाकिस्तान इज नॉट हेल्प। अब इसमें ना तो भारत सरकार आ रही है ना भारत आ रहा है, इस बात के ऊपर सेडिशन लॉ लगा दिया गया। अभी 4-5 साल पहले चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अजीब वाकया देखने को मिला कि वो होता है ना कि हर साल फीस हाइक हुई और फिर स्टूडेंट धरने पे बैठ गए। तो कुछ स्टूडेंट धरने पे बैठे थे, चंडीगढ़ पुलिस के दिमाग में पता नहीं क्या है, उठाया 60 बच्चों पर, 60 स्टूडेंट पर सेडिशन लगा दिया। वो तो अलग बात कि चंडीगढ़ जैसा शहर जहां मीडिया बड़ा एक्टिव है, ये बात उछली तो बाद में जो केस था वो डी रजिस्टर कर दिया गया, उसको क्वैश कर दिया खुद पुलिस ने। लेकिन सोच के देखें कि अगर ऐसा कहीं अर्बन एरिया के अंदर हो रहा है तो हिंटरलैंड के अंदर क्या हो रहा होगा, वहां पर किस तरीके से इस लॉ को मिसयूज किया जा रहा होगा। तो ज्यादातर सरकारें क्या करती हैं कि बहुत ज्यादा अगर उनको लगता है कि डिसेंट ओपिनियन है, प्रॉब्लमैटिक है हमारे लिए, तो सेडिशन लॉज यूज किए जा सकते हैं। इट कैन बी अ टूल टू ऑप्रेस द मासेस एंड टू कर्ब द डिसेंट वॉइस। अब इसको लेके काफी ज्यादा हंगामा था देश के अंदर, सोशल या पॉलिटिकल, इवन जुडिशियल एरिना के अंदर। तो बहुत सारे केसेस थे कि सर दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। अब अगर ऐसे लॉज होंगे आपके देश के अंदर तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो फाइनली वी केम विद द रेमेडी अंडर भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट की गई है, 2023 में पास कर दिया गया था इस लॉ को। नाउ दिस भारतीय न्याय संहिता हैज रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड। नाउ इट कम्स विद कि whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or by visual representation, और क्या एडिशन है पिछले लॉ के मुकाबले, by electronic communication
और बाय यूज ऑफ एनी फाइनेंशियल मीन। तो दो चीजें नहीं ऐड की हैं, बाकी तो सारी वही, किसी भी तरीके से आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का सहारा ले रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल मीन्स का सहारा ले रहे हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी को। सो फर्दर बाय दिस मीन्स व्हाट यू अटेम्प्ट, यू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज। या तो आप देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप आर्म्ड रिबेलियन को सपोर्ट कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, मतलब हथियारबंद विद्रोह जैसे माओइस्ट या नक्सल्स कर रहे हैं फर्दर, और इनकरेजेस द फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जो अलगाववाद की फिलॉसफी है कि देश से टूटकर अलग कोई मुल्क बनाना है, ऐसी एक्टिविटीज को या ऐसी फीलिंग को इनकरेज आप कर रहे हैं। फर्दर यू एंडेंजर्स द सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और इंडल्जेस इन एनी काइंड ऑफ सच एक्टिविटी, यू कमिट देशद्रोह। तो अब जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि जहां पहले गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने पर सेडिशन इंपोज किया जाता था, अब गवर्नमेंट शब्द को हटाया गया है और अब कंट्री को पिक्चर के अंदर लाया गया है। मतलब अब सेडिशन किसके ऊपर लगाया जाएगा? जो किसी भी तरीके से, और स्पेशली चाहे वो फाइनेंशियल मीन्स के साथ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स के साथ, वो ये कोशिश करते हैं या वो एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिसमें देश को तोड़ने की बात हो रही हो, सेपरेटिस्ट फीलिंग को बढ़ाने की बात हो रही हो, सेसेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन की बात हो रही हो, तो फिर ऐसे लोगों पर सेडिशन इन्वोक किया जाएगा। टिल फार दिस इज अ पॉजिटिव इंक्रीमेंटल थिंग कि हमने अपनी डेफिनेशन करेक्ट की है। Then what is the punishment? What is the difference? That imprisonment for life, या तो उम्र कैद होगी या 7 साल की सजा होगी। पहले 3 साल की थी और इसमें साथ ही फाइन भी अटैच किया जा सकता है। So now point 1, as we discussed, this is a positive incremental thing that we are bringing the criminal justice reform in our country, but it is not about the law only. It is about how you implement the law. जैसे सेडिशन की जब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आईपीसी के अंदर था, देखिए है क्या, ये सब कॉलोनियल लॉज थे। आईपीसी थी 1860 की, तो 1860 में, अच्छा 1860 से आपको याद आया 1860 के आसपास भारत में कोई बड़ी घटना घटी थी क्या? 1857 का रिवोल्ट। अब अंग्रेज सरकार ये चाहती थी कि पूरी तरह से पुलिस स्टेट बना दिया जाए, आगे आने वाले 100 साल भी क्रांति का नाम लेने वाले ना हो। तो आपके क्रिमिनल लॉ इस तरीके से आए कि लोगों को पूरी तरह से रेगुलेट करके रखना है, कोई अंग्रेज सरकार के खिलाफ चू ना कर सके। तभी उन्होंने देश नहीं लेके आए उस एडिशन के अंदर, वो लेके आए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ। उन्होंने ये भी नहीं कहा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इंग्लिश गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो थी नहीं, वो तो एस्टैब्लिश बाय लॉ थी, चार्टर एक्ट के साथ उन्होंने बना दी। सो इन सारे कॉलोनियल रूल्स को अलग करना है। और दूसरा, कॉलोनियल रूल्स थे कि इंप्लीमेंटेशन उनका बहुत गलत तरीके से था। जैसे आजादी के बाद भी जब हमने ये लॉ इंप्लीमेंट रखा, तो सेलेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ थियरी है जिसको और भी वर्स्ट बनाती है। देखिए एक चीज आप ये देखें कि अगर ये लॉ सेडिशन पहले आईपीसी वाला सभी के ऊपर एक जैसा लागू होता, इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट से, तो सर आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल ओपोजिशन तो सारी जेलों में हुआ करती? मतलब पॉलिटिकल ओपोजिशन का तो लार्जली अब हमारे यहाँ काम ये है कि चाहे कुछ हो जाए, सरकार की निंदा कीजिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो। तो क्या कुछ नहीं कह दिया जाता कि चौकीदार चोर है, दिस है, दैट है, एंड ऑल दैट थिंग। तो ऐसे तो सभी लोगों को उठा के सारी की सारी अपोजिशन जेलों में हुआ करती, तो नहीं उनके ऊपर सेडिशन चार्ज इन्वोक किए जाते। व्हाई? सिलेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ के एग्जीक्यूटिव ये देखता है कि चलिए ठीक है, इसको जाने देते हैं, इसको जाने देते हैं, हाँ ये हमारे लिए एक सूटेबल है बंदा कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इतना हंगामा नहीं होगा, चलिए इसके ऊपर हम सेडिशन चार्ज इन्वोक कर देते हैं। तो प्रॉब्लम इज अबाउट हाउ यू इंप्लीमेंट द लॉ। तो एक तो लॉ की करेक्टनेस भी जरूरी है जो हमने की, दूसरा स्टेप क्या जरूरी होगा ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट ना वायलेट हो पाए, और आर्टिकल 19 एस्टैब्लिश रहे, दैट इज हाउ द एग्जीक्यूटिव्स आर ऑपरेटिंग द लॉ, हाउ पुलिस आर ऑपरेटिंग द लॉ। तो बहुत सिलेक्टिवली जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग हैं, सिर्फ उनके ऊपर ये लॉ इन्वोक किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो अपनी फ्री वॉइस को यूज कर रहे हैं टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और सम गवर्नमेंट इलेक्शन, उनके ऊपर ये लॉ ना इन्वोक किया जाए। नाउ वी मूव टू सेक्शन 356 बीएनएस डिफेमेशन। देखिए इससे पहले ये लॉ हुआ करता था सेक्शन 499 और 500 के अंदर। 500 के अंदर सजा थी, 499 के अंदर डेफिनेशन थी। नाउ व्हाट इज डिफेमेशन?
डेफामेशन इज बेसिकली मानहानि, आप किसी की रेपुटेशन में लॉस कॉज कर रहे हैं. What is the definition under new law, the BNS? This is largely same as the BN or IPC law. So here, whoever by words that may be spoken, written, by sign, by some visual representation. और अगर आप इसकी करते हैं publication to impute, to further harm to reputation of somebody. But it is not an injury in body or property. Rather, you are harming somebody's reputation. Now, reputation is an intangible thing. Tangible नहीं है, टच नहीं की जा सकती है. So, this is about कि अगर आप किसी भी तरीके से बोलकर या लिखकर उसकी पब्लिकेशन करके किसी के मान में, गरिमा में अगर आप लॉस कॉज करते हैं, then you are inflicted with the defamation case. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि पब्लिकेशन समझ लीजिए. पब्लिकेशन ये नहीं है कि आपने अखबार में छपवा दिया या टीवी में ऐड चलवा दिया. पब्लिकेशन इज रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी. बड़ा मजेदार लॉ है ये कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक बेइज्जती करने वाला और दूसरा जिसकी बेइज्जती हो रही है. अगर ये एक बंद कमरे में ही ये एक्टिविटी करते हैं कि ए ने बी को कुछ गालियां दे दी, उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ दोनों के बीच में रह जाए तो फिर डेफामेशन का केस नहीं फाइल किया जा सकता. लेकिन जैसे ही दिस इंफॉर्मेशन इज रिवील टू द थर्ड पार्टी, मान लीजिए किसी ने चोरी से दरवाजा खोल के सुन भी ली ये बात, तो फिर डेफामेशन का केस बनता है. सो पब्लिकेशन इज नॉट पब्लिकेशन इन द मीडिया और ऑन सोशल मीडिया, रादर इट इज रिवीलिंग द कंटेंट टू द थर्ड पार्टी. बट व्हेन यू did so things on media or social media, then content is revealed to third party even for the larger masses. तो फिर इसके लिए डेफामेशन का केस बनता है. अब देखिए, इसको लेके भी काफी क्राई है इंडिया के अंदर. वैसे तो इंडिया में दो लॉज हैं जो डेफामेशन से डील करते हैं. एक है इस वक्त का भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी पहले करती थी, और एक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर किसी के रेपुटेशन में लॉस कॉज हुआ है तो वो रेमेडी के नाम पे सिर्फ कंपनसेशन क्लेम करता है कि ठीक है इतना कंपनसेट कर दीजिए. ज्यादातर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, वहां पर जेल नहीं होती है, इंप्रिजनमेंट नहीं होता है. बट व्हेन यू कम टू क्रिमिनल लॉ लाइक भारतीय न्याय संहिता, तो जो भी डेफामेशन कॉज करता है उसके लिए 2 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट है, फाइन है और कम्युनिटी सर्विस है. कम्युनिटी सर्विस है न्यू फीचर, पहले नहीं था यहां. तो अच्छा, यहां पर कम्युनिटी सर्विस कुछ डिफाइंड नहीं है. ये जजेस के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि अगर उन्होंने कम्युनिटी सर्विस इंपोज करनी है तो क्या कम्युनिटी सर्विस इंपोज करें. पूरी बीएनएस में कहीं कम्युनिटी सर्विस एक्सप्लेन नहीं है. अब कम्युनिटी सर्विस क्या होती है कि कोई भी समाज सेवा का काम करवा देते हैं कि भाई आप जाइए, जैसे मुझे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज याद आ रहे हैं, तो काफी वो एनवायरमेंटलिस्ट टाइप के थे, तो जहां जहां लॉ में परमिशन थी वहां पर वो क्या करते थे कि किसी को कह दिया कि जाओ तुम 100 कहीं पे पौधे लगा के आओ, और उसकी बाकायदा आप पिक्चर्स क्लिक करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और कोर्ट में एविडेंस जमा कराएंगे. सो इस तरह से कहीं पे भी कम्युनिटी सर्विस हो सकती है. कहीं ऑर्फनेज में आप जाके 1 हफ्ते सेवा कर दीजिए, महीने सेवा कर दीजिए. तो इस तरह से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस है. तो व्हाट वी हैव ब्रॉट इन, दैट इज द कम्युनिटी सर्विस. बट देयर वाज अ क्राई अबाउट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफामेशन. लाइक जो भी यूरोपियन कंट्री हैं वहां पर डिफामेशन ज्यादातर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. इसके लिए सिर्फ कंपनसेशन या कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन है. लेकिन अभी भी हमने डीक्रिमिनलाइज नहीं किया है. जैसे साल 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था. बहुत सारे पिटिशनर और भी थे, राहुल गांधी भी गए थे कोर्ट के अंदर कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि आप इसको डीक्रिमिनलाइज कीजिए. सो अच्छा, एक और इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि इसका भी मिसयूज. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट एट टाइम इट इज कन्फ्लिक्चुअस ऑफ आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब यहां पर भी स्टेट बहुत मिसयूज करता है कई बार. देखिए, सडिशन अगर लगाएंगे तो देशद्रोह को लेके मीडिया, सोशल मीडिया पे ज्यादा हंगामा होता है. अब डिफामेशन, डिफेम तो आप किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को और स्टेट को भी. तो कई बार ये देखा गया है कि सरकार अपने क्रिटिक्स के ऊपर सडिशन ना इन्वोक करके वो क्या करेंगे, वो डिफामेशन इन्वोक कर देंगे. अच्छा, सजा हो ना हो वो तो बात की बात है, बट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. हियर प्रोसीजर इटसेल्फ प्रूव टू बी पनिशमेंट एट मेनी अ टाइम्स. एक बार तो बंदे को अरेस्ट कर लिया, एक बार तो थाने ले गए, एक बार तो मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, अब उसको वकील भी करना पड़ रहा है, अब उसको बेल फाइल करनी पड़ रही है, अदरवाइज जेल जा रहा है, फिर केस की सुनवाई लंबी चलनी है कई साल तक. सो दिस वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, और रादर दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग इन इंडिया.
तो अभी तक हमने डीक्रिमिनलाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार जिस वेस्टर्न सोसाइटीज का आप एग्जांपल दे रहे हैं वो थोड़ी मैच्योर सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी ग्रोन अप है। हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे डेफामेशन की गंदी हरकतें होती हैं। मतलब बहुत सारे ऑनरेबल लोगों के खिलाफ कैंपेन्स तक चलाए जाते हैं। जैसे आजकल कैंसल कल्चर तो है ही, बायकॉट कल्चर तो है ही। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि मॉफ्ड इमेजेस, किसी की फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना ली, उस पर मॉफ्ड इमेजेस डालनी शुरू कर दी। सो दैट इज प्रॉब्लमैटिक, दैट लीड टू इवन सुसाइड इन मैनी केसेस। तो बोले नहीं भाई, अभी दंड की व्यवस्था रखनी है तो क्रिमिनलाइजेशन इसका अभी हम जारी रखें। सो क्रिमिनलाइजेशन भी अभी जारी है, और दूसरा बीएनएस में भी रिपीट किया गया है डिफेमेशन लॉ को। लेकिन फिर ये प्रॉब्लमैटिक किस तरह से है, जैसे हमने बात की कि स्टेट गलत तरीके से इन्वोक करता है। जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी मैम, तो इनके रूल में बहुत सारे डेफामेशन केसेस देखे गए, इवन ऑन मीडिया पर्सनैलिटीज के। कोई अगर गवर्नमेंट का क्रिटिक लिख रहा है, उठा के डेफामेशन दे दीजिए। मैडम जयललिता हुआ करती थी तमिलनाडु की सीएम, मतलब उनके दौर में तो ये तक हुआ कि किसी पत्रकार ने रिपोर्टिंग की अबाउट सीएम्स हेल्थ, कि सीएम की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, पब्लिक को बता नहीं रहे हैं, कुछ सीरियस प्रॉब्लम, उनके ऊपर डेफामेशन लगा दिया गया। So this is again proved to be tool at times. Again, I'm saying it is not only about the law, it is how law is operated that result in the violation of fundamental rights. हालांकि defamation को हम एक और केस से भी समझ सकते हैं, the case of राहुल गांधी। So I believe आपको याद है साल 2023 में राहुल गांधी जी को उनकी एमपीशिप से, जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। हालांकि बाद में रीइंस्टेट हुआ, वो चीज अलग है। लेकिन क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था राहुल गांधी को? बिकॉज डेफामेशन केस के अंदर, डेफामेशन केस के ही अंदर इनको 2 साल की सजा दी गई थी। क्या था केस? केस था कि इन्होंने एक गुजरात की इलेक्शन रैली के दौरान एक वक्तव्य दिया। जैसे इन्होंने 2-3 नाम लिए, जो कुछ हमारे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, जो यहाँ पर बैंकों के साथ स्कैम करके देश छोड़ के चले गए हैं। उसमें 2-4 नाम लिए, जैसे सुशील मोदी, नीरव मोदी, और फिर इन्होंने निशाना साधा कि भाई ये सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, इस तरह का कोई वक्तव्य दिया। अब मोदी कम्युनिटी से एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने कहा यार ये तो हम सारी कम्युनिटी को आप डिफेम कर रहे हो। आपको अगर किसी पर्सन से प्रॉब्लम है, आप पर्सन के ऊपर टारगेट कीजिए, आप सारी कम्युनिटी को चोर कैसे कह सकते हैं? दिस कॉज अ डेफामेशन। तो दैट पर्सन फाइल्ड अ सूट इन सूरत कोर्ट, और सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट हुआ इस केस के अंदर, जितना हो सकता है, क्योंकि आईपीसी में भी 2 साल की सजा थी। तो 2 साल की सजा मिलती है। और फिर दूसरी तरफ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसका सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी लेजिस्लेटर को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फाइनली ऑन द डेफामेटरी ग्राउंड्स राहुल गांधी वॉज डिस्क्वालीफाइड। आर द क्रिटिकल इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 19(1)(a), और इसके अलावा जैसे जैसे आप करंट अफेयर में अगर कोई चीज देखते हैं तो उनको नोट्स के साथ ऐड करते चलें ना। एक और चीज पे फोकस रखें, एक्सप्रेशन इज अ लार्जर टर्म। बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस होते हैं, जैसे बिजॉय मैनुअल में राइट टू रिमेन साइलेंट आ गया, या फिर एक और केस है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल केस के अंदर ये हुआ कि पहले ये हुआ करता था कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट एंड नेशनल फ्लैग कोड के द्वारा हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नेशनल फ्लैग का यूज नहीं कर सकते थे, और अगर कभी 15 अगस्त वगैरह को करना है तो उसके बाद रिट्रीट सेरेमनी के थ्रू आपको वो फ्लैग उतार देना होता था। लेकिन फिर नवीन जिंदल साहब ने केस किया कि सर इट इज वायलेटिव ऑफ माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं हंस के अपने आप को व्यक्त कर लूंगा, कुछ गा के, कुछ डांस करके, दुखी हूं तो रो के। तो नवीन जिंदल का सवाल ये कि ये बताइए मैं अपना देश प्रेम कैसे एक्सप्रेस करूं? तो ठीक है, देशभक्ति के गाने गाने एंड दिस एंड दैट, लेकिन अगर मैं नेशनल फ्लैग यूज कर रहा हूं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी घर, अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिस के ऊपर, तो ये भी तो एक्सप्रेशन ऑफ माई कंट्री लव है, एक्सप्रेशन ऑफ माई सॉवरेनिटी है। इवन वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेम्बल में याद कीजिए। और आपका ये कानून क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन से रोक रहा है, और फिर 15 अगस्त 26 जनवरी को सब फ्लैग यूज करते हैं और उनका क्या होता है वो भी हमें पता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा गवर्नमेंट को मैंडेमस इशू किया और रूल चेंज किए गए। उसी के बाद आज आप पब्लिक प्रॉपर्टी
या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी नेशनल फ्लैग का यूज कर सकते हैं. इट ऑल्सो कम्स एक्सप्रेशन. नाउ सी हाउ एक्सप्रेशन इज बियॉन्ड जस्ट स्पीच, दैट इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ माई कंट्री लव. मल्टीपल टाइप के केसेस हैं जो यहां पर रिलेट किए जा सकते हैं. नाउ वी मूव फर्दर. आर्टिकल 19(1)(b), राइट टू पीसेबल असेंबली एंड विदाउट आर्म्स. तो वेरी प्लेन एंड सिंपल कि भाई हम पीसेबल असेंबल हो सकते हैं, शांतमय तरीके से कहीं पर भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बट विदाउट आर्म्स. तो दो इसके साथ शर्तें हैं. एक, आपको वायलेंट नहीं होना है. दूसरा, आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए. तो इससे क्या आता है, जैसे आप बहुत सारे धरने प्रदर्शन देखते हैं, रैली देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड राइट है. लेकिन आप कभी भी कोई बड़ी रैली, कोई धरना प्रदर्शन देखें तो स्पीकर बार बार बीच में टोकता रहता है आगे कोई ना कोई कि देखिए हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, हमें अहिंसक रहना है. क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ये भीड़ उग्र हुई तुरंत आसपास पुलिस खड़ी है एंड देन वो अनलॉफुल डिक्लेयर करेंगे इस असेंबली को और डिस्पर्स किया जा सकता है. तो इट इज अबाउट पीसेबल असेंबल विदाउट आर्म्स. लेकिन और क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं? एक तो इसके ऊपर याद रखें, जैसे हमने कहा आर्टिकल 19(2) के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड दिए गए, तो ऐसे ही आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड दिए गए हैं, दैट लार्जली अबाउट सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर. अगर पब्लिक ऑर्डर को भी कहीं खतरा हुआ तो फिर राइट टू असेंबल पीसेबली नहीं दिया जाएगा. जैसे इसी का एक एक्सप्रेशन है, पहले हुआ करता था सीआरपीसी 144 में. क्या था ये? आपने सुना होगा कि धारा 144 लग गई. अब धारा 144 क्या है? अगर कहीं पर भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को कोई खतरा होता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दैट मे बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम एज द एरिया में भी, उनके पास ये अधिकार है कि वो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इन्वोक कर सकते थे. और इसके बाद क्या है कि कहीं पर भी 4 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे. पीसेबली विदाउट आर्म्स भी इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी जाएगी. देन वी मूव टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स. ये जो कोऑपरेटिव वर्ड ऐड किया गया है, दिस इज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011. सो रिसेंट ओरिजिन का है. बाकी एसोसिएशन यूनियन की पहले से ही इजाजत है. अब आपकी एसोसिएशन यूनियन, वो चाहे इकोनॉमिक इन नेचर है, कल्चरल इन नेचर है, वो चाहे पॉलिटिकल इन नेचर है, या फिर आप एनजीओ चला रहे हैं, वो सब आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(c) से एमिनेट होता है. सो होता है ना कि जैसे मान लीजिए मोहल्लों में होता है कमेटी कल्चर कि 4 लोग मिलकर पैसा डालते हैं, फिर एक को एक महीने, दूसरे को दूसरे महीने वो सारा पैसा मिल जाता है. दिस अबाउट फॉर्मिंग अ इकोनॉमिक यूनियन. या फिर इसके अलावा आपने सुना होगा भारतीय किसान यूनियन, मजदूर चालक संघ, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन. ये सारी जो एसोसिएशंस बन रही हैं, यूनियंस बन रही हैं, ये सब आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पर सिक्योर्ड है. अब इसी में एक सवाल आता है, राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट? सो देखिए, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि आप 3 राइट को जरा क्लब टुगेदर करें. 1 स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 2 असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, एंड 3 यूनियन एंड कोऑपरेटिव. तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हम यूनियन एंड कोऑपरेटिव बना रहे हैं, फिर हमारी कुछ डिमांड है, इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम धरना दे रहे हैं, हम स्पीचेस कर रहे हैं, हम जाके एसडीएम को या फिर किसी मिल मालिक को अपना मेमोरेंडम सौंप रहे हैं. तो अगर हमारे वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इन्हीं तीनों राइट से ड्राइव आउट होना चाहिए. राइट टू स्ट्राइक शुड बी अ फंडामेंटल राइट इन दिस कंट्री. नाउ सुप्रीम कोर्ट डिड परचेज दिस आइडिया. उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, सो राइट टू प्रोटेस्ट इज योर फंडामेंटल राइट. आई रिपीट, राइट टू प्रोटेस्ट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आप कर लीजिए पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन राइट टू स्ट्राइक को फंडामेंटल राइट में नहीं लाया गया. देखिए, स्ट्राइक है स्टॉपेज ऑफ वर्क. कोई भी कहीं पर वर्क प्लेस पे अगर वर्क चल रहा है तो उस वर्क को रोक देना, दिस इज स्ट्राइक एंड दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज C. हाँ, उन्होंने ये कहा राइट टू, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू स्ट्राइक एट द बेस्ट कैन बी अ लीगल राइट. व्हाट टाइप ऑफ लीगल राइट? कि आप जिस भी पेशे के अंदर है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे. अब उस रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर स्ट्राइक की इजाजत है तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, और स्ट्राइक की इजाजत नहीं है तो स्ट्राइक नहीं की जा सकती है. मतलब अगर आप डॉक्टर, नर्सेज हैं तो मेडिकल कुछ ना कुछ गाइडलाइन होगी, कोड ऑफ कंडक्ट होगा. आप मजदूर हैं तो लेबर एक्ट लग रहा है, आप कंपनी में और हैं तो कुछ कंपनी लॉज आपके ऊपर लग रहे हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट लॉज के अंदर अगर राइट टू स्ट्राइक प्रोटेक्टेड है तो राइट टू स्ट्राइक लीगल राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्ट्राइक मे टेक मैनी फॉर्म्स.
बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्ट्राइक की। जैसे सरकारी दफ्तरों में कई बार बड़ा एक इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है पेन डाउन स्ट्राइक। ना पेन डाउन स्ट्राइक क्या है, मतलब सारे एम्प्लॉइज, उनका कुछ इंटरेस्ट है, उनकी कुछ मांगे जो नहीं मान रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऑफिस जरूर आएंगे, वो ऐसा कोई ताला नहीं लगाएंगे, बाहर धक्का मुक्की नहीं करेंगे, बस पेन डाउन है, पेन रख देंगे, मतलब हम वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, काम नहीं करेंगे। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक्स आर टेकन, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो को हाईलाइट किया है और आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कौन कौन से। एक तो है द सिस्टम ऑफ बंद और दूसरा है चक्का जाम। ये लोकल नाम है बेसिकली, चक्का जाम। सो व्हाट इज बंद? जैसे आपने सुना होगा कि भारत बंद, हरियाणा बंद, यूपी बंद, मतलब स्टेट वाइज सारे के सारे जो मार्केट्स हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, वो बंद किए जाएंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार देखिए ये ना, पहली बात ये राइट नहीं है, दूसरा ये इलीगल है। दूसरा चक्का जाम क्या होता है? चक्का जाम होता है हिटिंग द व्हील्स, जैमिंग द व्हील्स, ट्रांसपोर्टेशन को हिट करना। तो कहीं कोई नेशनल हाईवे जाम कर देना, कहीं कोई रेलवे लाइन जाकर जाम कर देना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बोथ these type of strike are illegal in nature, and in properly fit cases we will impose fine upon the party who calls such band or chakka jam। और इसके पीछे की वजह क्या है? the element of coercion, the element of force। मान लीजिए आपने, आपकी कोई संस्था है, एसोसिएशन, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आपने कॉल कर दिया कि देखिए आज जो है कर्नाटक बंद रहेगा, तो ठीक है आपका कुछ कॉज है ना सर उसके अंदर, लेकिन वहीं पर एक दुकानदार है जिसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसका राइट टू लिवलीहुड है। वहीं पर एक चाय की रेडी वाला है जिसकी सेविंग्स बहुत कम है, एक दिन काम करता है तो शाम को खाना खाता है, आपने उनका भी बिजनेस हिट कर दिया, शायद वो आपकी डिमांड में शामिल नहीं है। ऐसे ही सर आपका कुछ कॉज है, आपने जाके नेशनल हाईवे जाम किया है, तो नेशनल हाईवे से कितने कम्यूटर्स जा रहे होंगे? आप उन एग्जाम्पल्स को छोड़िए कि किसी को पेपर देने जाना है, किसी को शादी में जाना है, किसी का कोई बीमार है। यार वैसे भी अगर हम देखें तो एक फ्री इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल का ये राइट है, और इसमें है भी ना आगे कि फ्रीली मूव आउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं कहीं भी आऊं जाऊं, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, वैसे ही जा रहा हूं मैं कहीं पे भी। तो आप उन राइट्स को अनरीजनेबली कट डाउन नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी बंद एंड चक्का जाम आर इलीगल इन नेचर। एंड रिमेंबर, right to protest is a fundamental right, but right to strike is not a fundamental right. At the best it can be only a legal right provided by your code of conduct जिस भी पेशे में आप वर्क कर रहे हैं। Then it moved to right to move freely throughout the territory of India, and then right to reside and settle in any part of territory of India। एक तो भारत में आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं अपने मन चाहे माध्यम से, बाय एयर, बाय वाटरवेज, बाय लैंड रूट, तो कहीं पर भी आए जाएं, आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखनी पड़ेगी। और दूसरा, कहीं पर भी आप रिजाइड एंड सेटल कर सकते हैं। रिजाइड होता है फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, सेटल होता है फॉर लॉन्गर परमानेंट बेस पर कहीं पर बस जाना। तो भारत में आप कहीं पर भी रिजाइड और सेटल दोनों कर सकते हैं। अब जैसे शायद आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट तो है नहीं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी लगाई जा सकती है। तो इसमें दोनों ही ग्राउंड में क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? दैट इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड स्पेशली इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन दो ग्राउंड पर आर्टिकल 19 क्लॉज डी और ई को रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करूं, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप आर्मी एरिया में बेरोक टोक जा सकते हैं। आप देखेंगे जहां पर आर्मी कैंटोनमेंट होता है, सिविलियंस आर नॉट अलाउड यूजुअली। या फिर कल को कोई कहे कि कुदान कुलम प्रोजेक्ट में कैसे न्यूक्लियर से बिजली बनती है, मैं अंदर जाके देखूंगा। या फिर इससे भी बेहतर एग्जांपल है ILP एरिया, इनर लाइन परमिट एरिया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू है कि नॉर्थ ईस्ट में खासकर जहां कोर ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहां पर आउटसाइडर को जाने की इजाजत नहीं होती है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको ILP सीक करना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट सीक करना पड़ेगा। तो आप फॉर्म भर के देंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और फिर वो बाकायदा आपको वक्त बताएंगे कितने घंटे या कितने दिन आप इस एरिया में रह सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सो दिस अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ओवर देयर। दिस टाइप ऑफ मिनी वीजा, पर पेपर में मिनी वीजा मत लिखिएगा, इनर लाइन परमिट ही लिखिएगा। जैसे 2023 का ये क्वेश्चन है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट
द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट बट नॉट एब्सोल्यूट। एक्सप्लेन। तो हमें यही चीजें एक्सप्लेन करनी है कि आर्टिकल 19 itself having the ground to restrict or reasonably restrict the fundamental right to move freely throughout the territory of India. And then it come reside and settle. अब मैंने कह तो दिया कि कहीं पे भी रह सकते हैं, तो क्या नॉन हिमाचली नॉन उत्तराखंडी लोग जाकर हिमाचल और उत्तराखंड में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? एंड आंसर इज नो। सो मेरे ख्याल से रीजनिंग अब आपको क्लियर है। देखिए, ज्यादातर हिली स्टेट्स में आपको ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। पहले JNK में भी था, अब रिलैक्स है। राजस्थान में भी था, अब रिलैक्स है। जहां जहां स्टेट्स की टोपोग्राफी डिफिकल्ट नेचर की है, जैसे हिली स्टेट में क्या है, जमीन तो बहुत है सर लेकिन यूजेबल लैंड कम है, और वहां पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। इकोनॉमिकली उतनी प्रोग्रेसिव स्टेट्स नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव स्टेट है वहां से लोग आए, यहां पर प्रॉपर्टी लेना शुरू करें और लोकल लोगों का एलिनेशन होना शुरू हो जाए। तो उनके जनरल इंटरेस्ट और एसटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कि आप जो हिली एरियाज हैं वहां पर सेटल नहीं हो सकते हैं। सेटल नहीं हो सकते मतलब आप जमीन भी ले सकते हैं, हाँ किराए पे ले लीजिए, कोई लॉन्ग लीज कर लीजिए, रह लीजिए जाकर। ओके, लास्टली टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो दिस अबाउट राइट टू लिवलीहुड। तो आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अपना मनचाहा चला सकते हैं, लेकिन क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? अगेन विद लीगैलिटी। अगर कहीं किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, मान लीजिए अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई 8वीं फेल व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो सर्जन का प्रोफेशन करूंगा और हार्ट सर्जरीज किया करूंगा, तो क्या अलाउ करेंगे? नहीं सर, पहले आप सर्जन का कोर्स करके आइए फिर अलाउ होगा। तो आप देखते हो कितने झोला छाप डॉक्टर के यहाँ रेड पड़ती है, और फिर क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनकी शॉप को सीज कर दिया जाता है। ऐसे ही सर कोई प्रोफेशन इलीगल नहीं होना चाहिए कि मैंने अनुराग कश्यप की मूवी देख ली है, उसमें कट्टा बनाना सिखा रहे थे, जैसे कंट्री मेड पिस्टल, और फिर अब मैं वो बनाया करूंगा, वो बेचा करूंगा। नहीं सर, लाइसेंसिंग पॉलिसी है। लिकर इंडस्ट्री, अब कोई कहे कि मैं अपने गाँव गया था, मैंने एक बड़ा अच्छा शरबत बनाना सीखा है, कुछ नहीं बस थोड़ा सा गुड़ होता है, थोड़ा कीकर की छाल होती है, गुलाब के पत्ती ऑप्शनल है, उसको थोड़ा दिन आप रखिए स्टोर करके, फिर आग, पानी, और फिर बहुत अच्छा शरबत बनता है, खुद भी पिया करूंगा, लोगों को बेचा करूंगा। सर मैडम, लिकर पॉलिसी इज देयर, लिकर लाइसेंसिंग पॉलिसी है, लाइसेंस के बिना लिकर ना बनाया जा सकता है ना सेल किया जा सकता है। तो उस सब दायरे में, लीगैलिटी के, मॉरलिटी के दायरे में रहकर आप जो भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगेन, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर ओवर द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। Okay, now let's look up to a question. Consider the following statements. Freedom of press is an essential element of the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution. And then, Constitution guarantees the right to be peaceful protest. Therefore, any public way and public space can be occupied for the assembly. And how many or which of the above statement is or are correct? So part 1 is correct, statement 1 ठीक है, आर्टिकल 19 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट फर्दर वी सी कि ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट तो है हमारे पास, बट इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए वी कैन नॉट ऑक्यूपाई एनी पब्लिक वे और पब्लिक स्पेस। तो ये लाजमी नहीं कि आपको कोई भी पब्लिक स्पेस आप जाके ऑक्यूपाई कर लें, तो वही कि कहीं पे आपने कोई हाईवे जाम कर दिया, या कई बार आप देखेंगे प्रोटेस्ट, तो फिर सरकार रिक्वेस्ट करती है प्रोटेस्टर से कि हम आपके राइट टू प्रोटेस्ट का सम्मान करते हैं, बट आप ये पब्लिक प्लेस छोड़ दीजिए, इससे बाकी लोगों को परेशानी हो रही है, आप किसी गांधी मैदान, किसी और मैदान के अंदर आ जाइए। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओनली 1 इज अवर आंसर। नाउ वी कम टू आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन। जब किसी को कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसका गिल्ट प्रूव हो जाए और फिर उसको कन्विक्ट करें, सजा दी जाने लगे। देखिए, 2 स्टेजेस होती हैं। जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, एट दैट स्टेज ही इज अक्यूज, उसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है। एंड कन्विक्शन स्टेज, जब कोर्ट में प्रूव हो गया कि इन्होंने एक क्राइम किया है, तो फिर अब उसको सजा का प्रोनाउंसमेंट करना है, कन्विक्ट करना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एट्रोशियस तरीके से हम जस्टिस दे रहे हो, या फिर जैसे हम अंग्रेजों के जमाने में सुनते थे जुडिशियल किलिंग्स, कि मनचाहे तरीके से, गलत तरीके से कोर्ट में केस चलाया गया और लोगों को एग्जीक्यूट किया जाने लगा।
तो स्टेट की इस पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वी आर हैविंग 3 प्रोटेक्शन, मतलब इसमें 3 चीजें दी गई हैं और तीनों ही नॉट अलाउड इन इंडिया है। ये तीनों चीजें परफॉर्म नहीं की जा सकती हैं, याद है ना, नेगेटिव वर्डिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो हियर फर्स्ट, acts post facto law in criminal legislation not allowed, double jeopardy not allowed, and self incrimination is also not allowed. क्या है ये चीजें? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इन क्रिमिनल लेजिस्लेशन, दैट मींस क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, मतलब कि आज मान लीजिए कानून बनाया है कोई क्रिमिनल लॉ और उसको बैकडेट से लागू कर देना, ये अलाउ नहीं होगा इंडिया के अंदर। यहां ये याद रखें, सिविल लॉ कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लाइक टैक्सेशन। तो हाँ, सरकार आज कोई टैक्स लेके आए और वो कह दे कि पिछले 5 साल से हम ये टैक्स वसूल करेंगे, पिछले 5 साल के पीरियड में भी जो टैक्स बनता है वो कलेक्ट किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ बैकडेट से लागू नहीं हो सकता। और क्या एक्सप्रेशन है इसका? जिस वक्त, जिस मूवमेंट, जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है उस वक्त उस क्राइम के लिए जितनी सजा है सिर्फ उतनी ही दी जाएगी, बाद में उसको बढ़ाकर सजा नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, हैप्पी गो इजी टाइप। अब इसने किसी एक तारीख को, कि मान लीजिए इसने कोई 15 अगस्त आजादी दिवस पे थेफ्ट किया, चोरी की, और उसके लिए सजा है मान लीजिए 3 साल। अब बाद में भारत की पार्लियामेंट ने नया कानून बना दिया और फिर सजा कर दी गई 10 साल। मान लीजिए कोई अगली डेट के कोई 15 अगस्त अगले साल की, और उस पर 10 साल सजा कर दी, और इसको तीसरे साल में जाके सजा हो रही है। अब जब इसको सजा कर रहे हैं, कन्विक्शन हो रही है, तब लॉ में सजा है 10 साल, लेकिन जब इसने क्राइम किया था तब थी 3 साल। तो सजा कितनी होगी इसको? इसको सजा उतनी होगी कि जब इसने क्राइम किया था तब कितनी सजा थी। या जैसे 1 जुलाई 2024 को इंप्लीमेंट किया गया है भारतीय न्याय संहिता, तो 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी क्राइम हुए होंगे उनको भारतीय न्याय संहिता में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको आईपीसी में ही ट्रीट किया जाएगा। हाँ, 1 जुलाई 2024 के बाद जितने क्राइम होंगे वो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू ही ट्रीट किए जाएंगे, और उससे पहले वाले केसेस अभी कंटिन्यू रहेंगे। मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले जिन्होंने भी क्राइम किया है, अब उसकी कन्विक्शन चाहे 2030 में हो, 35 में हो, 40 में हो, क्योंकि हमारे केसेस बहुत लॉन्ग चलते हैं, याद रखिए। तभी कहा जा रहा है आईपीसी सीआरपीसी कहीं नहीं जा रही है, अभी 30-40 साल वो इन्वोक रहेगी, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले जो भी क्राइम हुए हैं वो सब आईपीसी सीआरपीसी के थ्रू ही ट्रीट किए जाएंगे। सो दिस इज नॉट गिविंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक और एग्जांपल समझते हैं, निर्भया केस। सो दिसंबर 2012 में वो दुखदाई घटना घटित हुई, वो क्राइम घटित हुआ। उसके बाद देश भर में एक मूवमेंट आती है, लोग गुस्से में हैं और ये नारा लगता है कि बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। सुषमा स्वराज मैम ने, जो उस वक्त की लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करती थी, लोकसभा में खड़े होकर कहा कि केस चलाने की क्या जरूरत है, आउटराइटली फांसी दे दीजिए। लेकिन वी आर हैविंग रूल ऑफ लॉ, तो केस चलाना लाजमी है। लेकिन उस वक्त क्राइम के अंदर, रेप लॉस के अंदर मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट था सिर्फ 10 साल का, और बात हो रही थी फांसी देने की। फिर मैं हैरान था, कई बार टीवी चैनल पर डिबेट देखते थे तो कुछ लोग कहते थे कि अमेंडमेंट ही तो करनी है, आईपीसी में जाइए अमेंडमेंट कर दीजिए, जहां 10 साल लिखा है वहां पर डेथ पेनल्टी लिख दीजिए। तो अगर आप बाद में भी डेथ पेनल्टी लिखते तो क्या निर्भया के जो कन्विक्ट हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर पाते? आंसर इज नो। सो बैक डेट से आप लागू नहीं कर सकते। बाद में क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म हुए, रेप लॉज चेंज किए गए 2013 के अंदर, लेकिन आप उन कानूनों को बैकडेट से लागू नहीं कर सकते। जिस मूवमेंट वो क्राइम हुआ है उसके लिए कितनी सजा है, सिर्फ उतनी ही सजा दी जा सकती है। बट स्टिल निर्भया केस में तो आई बिलीव फांसी हुई है, और हिंदुस्तान में पहली बार 4 लोगों को इकट्ठे फांसी दी गई है। तो ये कैसे हुआ? तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूं, या फिर केस बहुत सेंसिटिव था? तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो इवेंट्स हुए वो ये कि बाद में इन कल्मिनेशन ऑफ दैट क्राइम दैट गर्ल डाइड। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द क्राइम बिकेम रेप कपल्ड विद मर्डर। तो मर्डर के लिए पहले से ही हमारे यहां पर कैपिटल पनिशमेंट है, इन निर्भया के कन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। बट अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उस लड़की की डेथ ना हुई होती तो फिर एट द मैक्स हम सिर्फ इन निर्भया कन्विक्ट को
10 साल की सजा दे पाते और आज वो जेल से बाहर आ चुके होते। सो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इन क्रिमिनल लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड। एंड देन कम्स डबल जियोपार्डी। एक क्राइम के लिए ना 2 बार ट्राई किया जाएगा, मतलब ना 2 बार केस चला जाएगा, ना ही 2 बार सजा दी जाएगी। मतलब मान लीजिए इस बंदे ने चोरी की थी, उसको उसी चोरी के लिए एक बार 3 साल की सजा हुई, वो सजा काट के बाहर आया, फिर से 3 साल की सजा कर दी। तो डबल जियोपार्डी नहीं अलाउ होगी। एक क्राइम के लिए एक ही बार केस चलेगा, एक ही बार सजा दी जाएगी। एंड थर्ड comes with self-incrimination. So person cannot be compelled to be a witness against himself or herself. मतलब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, पुलिस दबाव डालकर किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा एविडेंस दीजिए जो बाद में आपको कोर्ट में कन्विक्ट करने में मदद करे, आपकी कन्विक्शन प्रूव करे। आप खुद के खिलाफ, सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है खुद को इंक्रिमिनेट करना, खुद को क्रिमिनल साबित करना। हियर इज द की, कंपेल नहीं किया जा सकता है। ओके मतलब अगर स्वीट विल पर कोई अपना अपराध कबूल करना चाहे और सबूत देना चाहे दे सकता है, लेकिन कंपेल नहीं किया जा सकता। तो जितने भी शब्द आप सुनते हैं ना, 3rd डिग्री, टॉर्चर, फतेह दे पटे एंड ऑल दैट थिंग, ये सब इलीगल है। दिस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ना फिजिकली ना इमोशनली कंपेल किया जा सकता है किसी भी अक्यूज्ड को कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। नाउ इट कम्स विद एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के एग्जांपल हम देख चुके हैं, डबल जियोपार्डी हम देख चुके हैं, और इसी में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वो भी इंडिया में अलाउड नहीं है, सिर्फ आप स्वीट विल पे दे सकते हैं। अच्छा, डबल जियोपार्डी की 1-2 चीजें हम आगे भी बात करेंगे उसके बारे में, खासकर जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे। सो डबल जियोपार्डी जैसे इनऑर्डिनेट डिले इन एग्जीक्यूशन, ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक केस रहा है। अब इनऑर्डिनेट डिले इन एग्जीक्यूशन क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, तो ट्रायल कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास मर्सी प्ली भेज सकता है, दया याचिका, क्षमा याचिका। अब होता यह है कि ज्यादातर केसेस में ये जो मर्सी प्ली है ये कई कई साल पेंडिंग रहती है, लाइक 10 साल, 12 साल, 14 साल, और फिर अचानक एक दिन इनकी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट की जाती है और फिर इनको एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है। तो इसमें क्लेम ये होता है कि देखिए क्राइम तो एक ही किया था, लेकिन उसके लिए पहले आपने 12 या 14 साल किसी व्यक्ति को जेल में रख लिया है और अब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक ही क्राइम के लिए 2 सजा हो गई। भाई जब फांसी की सजा होती है तो सिर्फ उसको फांसी की सजा दीजिए, 12-14 साल जेल में रखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रोसीजरल डिलेज हैं प्रेसिडेंट की पावर के साथ, हम और इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, यस इन प्रॉपर फिट केसेस वेयर इनऑर्डिनेट डिले इज ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर इसको डबल जियोपार्डी माना जाएगा, और साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इसमें राहत दी जा सकती है, एग्जीक्यूशन को कैंसिल करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में उसकी सजा को तब्दील किया जा सकता है। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसमें आप शायद कुछ वर्ड सुनते हो, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, वो एक अलग चीज है, नार्को टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है? देखिए वैसे तो बहुत ज्यादा इसके पीछे की कोई साइंस क्लियर है नहीं अभी तक, लेकिन कहा यह जाता है कि डॉक्टर की प्रेजेंस के अंदर, उसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ मेडिसिन दी जाती हैं अक्यूज्ड को, मतलब उसके अंदर कुछ आप सोडियम पेंटाथल नाम की एक दवाई होती है जिसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, वो इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद व्यक्ति किसी सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है और फिर ये उम्मीद की जाती है कि उससे जो भी पूछा जा रहा है उसका वो सच जवाब देता है। शायद फिल्मों में आपने देखा हो ऐसा। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए और कहा गया सर ये तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आप उसी को सेमी कॉन्शियस करके पूछ रहे हैं और फिर उसी को एविडेंस बना के कोर्ट में पेश करेंगे। तो इसके ऊपर कोर्ट की गाइडलाइन सिल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्लियर है, 2010 का केस है, और इसमें कहा यह गया कि देखिए पहली बात ये कि नार्को एनालिसिस टेस्ट बिना कोर्ट की परमिशन और अक्यूज की परमिशन के बिना नहीं होगा। मतलब पुलिस को पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और कोर्ट पहले अक्यूज से पूछेगा आप नार्को टेस्ट के लिए रेडी हैं, तो अगर वो हाँ कहता है और उसकी स्वीट विल हो जाएगी तो नार्को टेस्ट होगा, अगर वो डिनाई कर दे तो नार्को टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ इसकी जो साइंटिफिक वैलिडिटी है वो भी काफी क्वेश्चनेबल है वर्ल्ड ओवर। कोई ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो सच ही बोल रहा हो। मतलब साइंस ये भी प्रूव करती है कि बहुत सारे जो प्रीवियसली ड्रग एडिक्ट रहे हैं, जो हैबिचुअल लायर हैं, वो बाईपास कर जाते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट को भी। एंड सेकंड थिंग, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। मतलब ये सिर्फ ऐसा है कि चलिए एक एडिशनल एविडेंस आ गया है,
मतलब अगर कोई और एविडेंस मौजूद नहीं है कन्विक्ट करने के लिए तो सिर्फ नार्को टेस्ट के आधार पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती है, तो कोई खास वैल्यू है नहीं। मतलब हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे ऐसा दिखाया जाता है कि बस नार्को टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस हुआ था जहां पर लिव इन में रह रहे एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर के 35 पीसेस करके उसको दिल्ली के तमाम जगह फेंक दिया, तो बड़ा हंगामा हुआ मीडिया के अंदर कि नार्को टेस्ट होगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई फैक्चुअल एविडेंशियल वैल्यू कोर्ट के अंदर नहीं होती है। दूसरा, अक्यूज से पूछ कर ये कंडक्ट करा जाएगा बिकॉज इट गोज इनटू द डोमेन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देन वी मूव टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 टू लाइनर आर्टिकल है, सिंपल सा, लेकिन द मोस्ट इवॉल्व आर्टिकल थ्रू द लिबरल इंटरप्रिटेशन इन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। तो इससे बहुत सारे राइट्स हमें मिले हैं। नाउ वी गो बाय द आर्टिकल दैट स्टेट शैल नॉट टेक अवे the right to life and personal liberty except according to the procedure established by law। तो एक्सेप्शन भी यहीं पर दे दी गई है कि भी देखिए, स्टेट वैसे तो आपकी लाइफ और आपकी पर्सनल लिबर्टी को स्नैच नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वायलेट किया, किसी लॉ को वायलेट किया, तो पर्सनल लिबर्टी, और क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट है तो फिर लाइफ भी स्नैच की जा सकती है। मतलब अगर किसी ने मर्डर किया तो हम कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, कोर्ट्स देंगे ऑफ कोर्स, और साथ में अगर किसी ने चोरी की, डकैती की, तो पर्सनल लिबर्टी स्नैच करेंगे, उसको जेल के अंदर डाल देंगे। तो अपने लॉ के दायरे में रह के इस राइट का पीसफुल एंजॉयमेंट करना है। लेकिन फिर बात आती है लिबरल इंटरप्रिटेशन की। सो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का जो पहला केस हुआ इससे रिलेटेड, उसमें भारत के द देन फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया ने एक बड़ी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन की प्रोवाइड की। मतलब कहा कि देखो, एक तो लॉ की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर पहले से ही है, और दूसरा ये राइट टू लाइफ की बात है और पर्सनल लिबर्टी की। तो राइट टू लाइफ मतलब अगर आपकी फिजिकल वेलबींग है, बॉडीली वेलबींग मेंटेन है, अगर स्टेट आपको कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचा रहा है, कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है फिजिकली, तो आपका राइट टू लाइफ मेंटेन है। और दूसरा पर्सनल लिबर्टी, तो दिस इज नॉट लिबर्टी एट अ लार्जर स्केल, rather this is just a liberty of your some personal decisions. Second is about personal liberty. This is not your liberty at larger societal scale, rather personal liberty means आपके personal decision लेने में कुछ आपकी liberty है, बस उस हद तक है, इसका बहुत ज्यादा बड़ा दायरा नहीं है। बट इस डिसीजन को हमारे स्कॉलरली सर्कल में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि सर इससे फिर किस तरह का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिल रहा है, इससे तो मियर एग्जिस्टेंस मिल रही है, और मियर एग्जिस्टेंस तो पेड़ पौधों से लेके जानवरों तक की होती है। तो क्या एनिमल लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में कोई फर्क नहीं है? बेशक फर्क है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट अबाउट मियर एग्जिस्टेंस, रादर इन टुडेज टाइम वी कॉल इट अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। और उसके लिए जो भी इसेंशियलिटीज हैं वो सब आर्टिकल 21 में इंश्योर होनी चाहिए। अगर स्टेट उन वर्च्यूज को, ह्यूमन लाइफ इज हैविंग मेनी वर्च्यूज अटैच्ड विद इट, आगे हम बात करेंगे डिफरेंट, जैसे राइट टू प्राइवेसी, अगर स्टेट उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर वहां पर भी स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इट्स नॉट मियर एग्जिस्टेंस एनिमल लाइफ, रादर इट इज डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। मैं अभी पीछे कुछ न्यूज रिपोर्ट देख रहा था, तो वहां पर एक गर्ल्स कॉलेज था, उसके आगे सड़क टूटी हुई थी बहुत ज्यादा, तो स्टूडेंट को आने में परेशानी होती थी, तो लड़कियां वहां पे बाकायदा प्रोटेस्ट कर रही थी, और उन्होंने तख्तियों पे लिखा था दैट वायलेशन ऑफ आवर राइट टू लाइफ, कि भाई एजुकेशन हमारी राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ को डिग्निफाइड लाइफ बनाने में एजुकेशन वन ऑफ द प्राइम थिंग। तो अगर सड़क टूटी रहेगी तो हम एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई ये सड़क टूटना हमारी राइट टू लाइफ के ऊपर अटैक है, सी द रिलेटिविटी। बट वी गो बाय द कोर्ट केसेस, और पहला इंपॉर्टेंट केस हमें याद रखना है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जहां पर हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने बिना नाम लिए इंडियन डॉक्ट्रिन की जगह अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्वोक किया। केस क्या था? इमरजेंसी पीरियड था, इंदिरा गांधी रिजीम थी, और इंदिरा गांधी रिजीम में कुछ लॉज पास किए गए, जिसमें एक लॉ था रिगार्डिंग पासपोर्ट कन्फिस्केशन के कुछ ग्राउंड्स के ऊपर अलग अलग इंडियन सिटीजन के पासपोर्ट को कन्फिस्केट कर सकते हैं। अब आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं, आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब इसी को लेके मनेका गांधी मैम पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट, 1978 में आता है जजमेंट, और यहां पर कहा गया कि यार देखो, जो लॉज हैं which deal with the gross violation of the fundamental rights, that they must be reasonable, just, fair, equitable.
तो इससे पहले तो हम दो चीजों को क्लियर करते हैं. देयर इज लीगल प्रेसिडेंस like procedure established by law and due process of law. So this is likely कि हम इंस्पायर करते हैं फ्रॉम यूके टाइप ऑफ थिंग, द इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो है यूएस से इंस्पायर्ड. सो देखिए है क्या ये चीज, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी लॉ बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया गया है, लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर है, लार्जली लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर है आप उसको वायलेट नहीं करेंगे. और लॉ के अंदर जो प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाती है उसके थ्रू स्टैब्लिश कर दिया जाता है. अब जब कभी जुडिशियल रिव्यू होगा, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, कि कोई भी लॉ अगर पास हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कहीं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है. तो जब भी कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की इस पावर का यूज करते हैं तो क्या चेक करेंगे? जहां पर भी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है, जैसे इंडिया, तो वो चेक करेंगे क्योंकि अथॉरिटी, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि जिस भी बॉडी ने वो लॉ पास किया है उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है. मतलब पार्लियामेंट ने यूनियन टॉपिक के ऊपर ही लॉ पास किया, कहीं स्टेट टॉपिक के ऊपर तो नहीं पास कर दिया, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते. सेकंड थिंग, प्रोसीजर कंप्लीट है, बाकायदा बिल लाया गया, लोकसभा में वोटिंग हुई, राज्यसभा में वोटिंग हुई, प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, तो आप प्रोसीजर चेक करेंगे. और फिर तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन तो नहीं है. बस इसके आगे लॉ कितना अच्छा है, लॉ कितना खराब है, लॉ कितना फेयर है, मतलब लॉ की क्वालिटी वो कोर्ट चेक नहीं कर सकते हैं. तो हियर द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द प्रूडेंस ऑफ देयर लेजिस्लेटर, कि उनसे उम्मीद है वो अच्छे ही लॉ बनाए, क्योंकि लॉ की अच्छाई या खराबी, उसकी क्वालिटी कोर्ट में चेक नहीं हो रही है. लेकिन जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 21 है, ऐसा ही एक आर्टिकल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और वहां पे लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? जिन मुल्कों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वहां पर जब लॉ को एग्जामिन किया जाएगा जुडिशियल रिव्यू में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होगी, तो वो अथॉरिटी, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ये तो सब चेक करते ही हैं, लेकिन साथ में अब वो ये भी चेक करते हैं दैट लॉ इज रीजनेबल और नॉट, law is just or not, fair or not, equitable or not. अब इन सारे वर्ड से क्या हो रहा है? लॉ की क्वालिटी चेक हो रही है कि लॉ कितना फेयर है, क्योंकि लॉ मस्ट बी फेयर, लॉ मस्ट बी जस्ट, लॉ मस्ट बी रीजनेबल, अनरीजनेबल लॉज नहीं होने चाहिए. तो यहां पर जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है. That's why US Supreme Court is considered the most powerful Supreme Court throughout the globe. Rather, यूएस सुप्रीम कोर्ट को थर्ड चेंबर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है. वहां की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस, एक हाउस है सेनेट, एक हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और फिर सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि लॉ की क्वालिटी कहां चेक हो रही है? जैसे हमारे यहां देखें तो भाई लॉ की क्वालिटी पे बहस हो जाएगी लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां अपोजिशन के एमपी कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, लॉ इसलिए अच्छा है, इसलिए खराब है, लेकिन उसके बाद कोर्ट्स में क्वालिटी चेक नहीं हो रही है, क्योंकि यूएस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लॉ की क्वालिटी चेक हो रही है. तो इसीलिए वहां पर एक प्रोवर्ब है दैट सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर्ड एज थर्ड चेंबर ऑफ कांग्रेस. यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है. बट इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर है अब आपने फॉलो करना है, अब आप उसकी क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, बस उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर लीजिए. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ का प्रोसेस असल में होना क्या चाहिए था? और लॉ का प्रोसेस होना चाहिए हमेशा रीजनेबल, फेयर, जस्ट, इक्विटेबल. मतलब हम वो कई बार एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर आपकी जितनी रिस्पेक्ट बनती है ठीक उतनी रिस्पेक्ट, ना कम ना ज्यादा. तो लॉ भी जस्ट होने चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए. अब दोनों फिलॉसफीज क्या हैं? देखिए, जहां प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस से बचाता है. मतलब अगर लॉ बना और एग्जीक्यूटिव ने मनमाने तरीके से, गलत तरीके से वो लॉ लागू किया, तब आप रोक पाएंगे. लेकिन अगर लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस है, अगर लॉ मेकर्स ने लॉ को रीजनेबल बनाया ही नहीं, जस्ट बनाया नहीं, आप उसको नहीं रोक पाएंगे. लेकिन जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वहां पर एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस और लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस, मतलब अगर लेजिस्लेचर ने आर्बिट्रेरीनेस के साथ वो लॉ बनाया है, अनरीजनेबल है, अनफेयर है, तो कोर्ट्स उसको रोक सकते हैं. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव्स लार्जर पावर टू द जुडिशरी. अब इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? अगर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, तो आप बेशक कहिएगा वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. लेकिन इस केस का या इस सारे कॉन्सेप्ट का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा पूरे केस में कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा उन्होंने,
लेकिन उन्होंने लिखा wherever laws are entangling or resulting in gross violation of fundamental rights, laws must be reasonable, laws must be just, laws must be fair and equitable. तो बिना नाम लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज अमेरिकन डॉक्ट्रिन वो इन्वोक करने की कोशिश की गई है. सो अब जैसे ही मनेका गांधी केस आता है, अच्छा इस केस में फिर हुआ क्या, तो वही कि देखिए ठीक है, सरकार पासपोर्ट कन्फिस्केट करने के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन इस लॉ के अंदर जो ग्राउंड होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए. हाइपोथेटिकल एग्जांपल, क्या आप पासपोर्ट किसी का जब्त करेंगे कि भाई मान लीजिए वो किसी केस में अक्यूज्ड है और आपको ये लगता है कि ये देश छोड़ के भाग जाएगा नीरव मोदी की तरह, तो आप ठीक है वो रूल बना दीजिए कि इस आधार पे पासपोर्ट कन्फिस्केट किया जा सकता है. लेकिन कल को आप कुछ भी ऐसा रूल बना दें कि whoever criticizes the government उसका पासपोर्ट आप कन्फिस्केट कर लेंगे. दैट इज नॉट अ रीजनेबल लॉ. तो इस आधार पर मैडम को पासपोर्ट वापस दिलाया गया, उस लॉ को खत्म किया गया. एंड हियर इट कम्स, क्या इंपॉर्टेंस है इस केस की. एक तो पहली चीज, हम जुडिशियल स्क्रूटनी ज्यादा कर सकते हैं अब लॉस की, फंडामेंटल राइट को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टैब्लिश हुई, दैट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, बट राइट टू गो अब्रॉड एंड कम बैक सेफली इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. ये आपकी पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मसला है. सो जैसे ही अगला फायदा इसका क्या कि ये जजमेंट आती है, फ्लड गेट्स आर ओपन नाउ. तो जितने भी ऐसे कहीं अनरीजनेबल रूल्स रेगुलेशन लॉस थे जो लोगों के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उन सब के बारे में धड़ाधड़ केसेस फाइल होने लगे. और फिर लिबरल इंटरप्रिटेशन की एक नई गाथा लिखी गई जहां पर ढेरों फंडामेंटल राइट जो एक्सप्लिसिटली नहीं दिए गए थे लेकिन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब रिलेट किए जाने लगे. तो ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट नोट्स में आपको मिल जाएगी, लाइक राइट टू क्लीन एनवायरमेंट MC मेहता केस, लाइक राइट टू स्पीडी ट्रायल, right to shelter, right to medical facilities, right to free from handcuffing. बाबा रामदेव के केस में तो right to sleep is your fundamental right, right to have a sound sleep is your fundamental right under article 21. मतलब समझ लीजिए कि आपकी लाइफ और वो भी डिग्निफाइड लाइफ से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर सिक्योर होने लगी आर्टिकल 21 के अंदर. हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे. सो पहला है इशू राइट टू डाई का. हालांकि ये थोड़ा आउटडेटेड था लेकिन BNS आने के बाद इस पर बात करनी जरूरी है. सिंपल, पहले जब IPC हुआ करती थी तो उसमें सेक्शन 309 हुआ करता था जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज पनिशेबल ऑफेंस, 1 साल की सजा और साथ में फाइन किया जा सकता था. लेकिन काफी लोगों ने कहा कि सर दिस इज हाईली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. व्हाई वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21? कि सर देखिए जो भी सुसाइड कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं है ना कि उसकी कोई परेशानी नहीं है, मतलब सुबह सुबह उठा और देखा कि चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, वक्त भी ठीक है, आज खुदकुशी करके देखते हैं. ऐसा तो नहीं होता है. उसकी कोई ना कोई मेडिकल, फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ रिगार्डिंग इशू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है. अब बजाय इसके कि स्टेट उसको प्रोटेक्ट करे, आप उसको पनिश कर रहे हैं. और बड़ा अजीब था, क्रिमिनोलॉजी के सिद्धांतों के भी विपरीत है. मतलब देखिए अटेम्प्ट, यहां पर क्या क्या हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड. अटेम्प्ट उसी एक्ट की क्रिमिनलाइज होती है जिसका सक्सेसफुल कल्मिनेशन भी क्रिमिनलाइज्ड है. मतलब जैसे डकैती के लिए पनिशमेंट है तो अटेम्प्ट टू डकैती भी पनिशमेंट होगी कि भाई ये सक्सेसफुल हो जाएगी कल को तो प्रॉब्लम है, तो इसकी अटेम्प्ट भी क्रिमिनलाइज कर लीजिए. जैसे हम देशद्रोह की बात कर रहे थे, तो अगर कल को सक्सेसफुल हो गया, देश तोड़ने की एक्टिविटी परवान चढ़ गई तो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी अटेम्प्ट भी आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए. लेकिन ये बड़ा अजीब क्राइम बनाया हुआ था. अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो कोई सजा नहीं है. भाई अब अगर किसी ने खुदकुशी करी ली तो क्या सजा देंगे, लेकिन अगर वो इस अटेम्प्ट में फेल हो गया तो आप सजा दे रहे हैं, तो आप उसकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं. मतलब अगली बार तो फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल अगेन ट्राई द सुसाइड. तो बोले यार ये रिग्रेसिव लॉ है, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए प्रपंच हैं, ये हटाना चाहिए. आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के खिलाफ है ये. तो फाइनली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 के अंदर और इसके थ्रू इस लॉ को अबॉलिश कर दिया गया. IPC में अमेंडमेंट नहीं हुई थी. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में यह कहा गया इसके सेक्शन 115 के अंदर दैट एनी पर्सन हु कमिट who rather attempt to commit the suicide now will be considered that person is having severe stress and government will help him or her out.
देखिए, इसलिए बहुत जरूरी है समझदार लोगों का पार्लियामेंट और विधानसभाओं में पहुंचना, कि एक सेन रीजनेबल लॉज बन सके। एक एक्ट जो 2017 से पहले क्रिमिनल एक्ट था, अब उसके लिए सरकार क्रिमिनलिटी खत्म कर रही है और साथ में क्या, प्रोटेक्टिव केयर लेके आ रही है कि नहीं यार, अब तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, केयर की जाएगी, आपका जो भी स्ट्रेस है उसको कम करने में सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये तो एक रिफॉर्म आया था, लेकिन अब काफी जानकार कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म अंडू होने वाला है। वाई? द बीएनएस। तो देयर इज सेक्शन 226 अंडर भारतीय न्याय संहिता दैट कॉल्स द अटेम्प्ट टू सुसाइड, attempt to commit suicide will be punishable. In what sort of attempt to suicide? That if any person want to attempt the suicide with intent to restrain or compel a public servant from carrying out their duty. अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो जनाब फाइन हो सकता है, 1 साल की सजा हो सकती है और साथ में कम्युनिटी सर्विस भी उसके ऊपर इंपोज की जा सकती है। तो एक तो अटेम्प्ट टू सुसाइड को दोबारा क्रिमिनलिटी के अंदर लेके आना, और फिर ये इस चीज से भी जुड़ा है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। तो किन लोगों के ऊपर कर्ब हो सकता है, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन अंदेशा क्या है, जिन्होंने इसमें कमियां निकाली हैं जानकारों, उनका कहना यह है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ एक गांधीवादी परंपरा है सत्याग्रह की, अनशन रखने की, तो कई बार रख लेते हैं ना आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ। अब उसमें कहीं ना कहीं सरकार से कुछ डिमांड की जा रही होती है, आप ये कीजिए, आप ये ना कीजिए। तो काफी सारे एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर अब क्या होगा कि ऐसे लोगों को जो फास्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, फास्ट अनटू डेथ, तो उसमें क्या होगा, सरकार सीधा कहेगी आप तो फास्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोटेस्ट के नाम पे आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ट्राई किया जा सकता है बीएनएस में। तो इससे ना सिर्फ कमिटिंग द सुसाइड अटेम्प्ट वो वापस क्रिमिनलिटी में आ रहा है, बल्कि आपका आर्टिकल 19(1)(a दैट कैन बी हैम्पर्ड। सो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इज नेसेसरी। देन वी मूव टू द कंसेप्ट ऑफ यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, या फिर दया के आधार पर मृत्यु या इच्छा मृत्यु देना। तो ये कंसेप्ट क्या है, देखिए कि कभी अब आप इस पे फिल्में भी बन चुकी हैं, न्यूज मीडिया के अंदर रहती है चीज कि कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा टर्मिनली इल है और उसके ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत पेनफुल प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई आप यूथनाइज कर दीजिए, मर्सी किलिंग की ऑप्शन दे दीजिए। बहुत सारे मुल्कों में लीगल है, बेल्जियम है, ओरिगन स्टेट ऑफ यूएस है। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर असिस्टेड किलिंग इसको कहा जाता है, कि परमिसेबल है, डॉक्टर आएंगे, कुछ लीथल इंजेक्शन देंगे और बंदे की लाइफ को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ क्या है कि काफी लोग कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सो इफ आई एम हैविंग कंट्रोल ओवर माय लाइफ, तो कब मैं इस लाइफ को एंड करूं ये भी डिसीजन मेरा होना चाहिए। और खासकर अगर किसी लाइफ में डिग्निटी नहीं है तो वहां पर पर्सन की खुद की मर्जी से ऐसे रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ये राइट उनको देना चाहिए। जिन मुल्कों में यूथनेशिया का राइट है वहां पर इसको राइट टू डिग्निफाइड लाइफ से ही जोड़कर देखा जाता है। तो इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ही यूथनेशिया परमिटेड है। पहली बात तो लॉ नहीं है, लॉ इज मिसिंग। लेकिन फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट केस हुआ, दैट इज अरुणा शानबॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, और यहां से यूथनेशिया इन इंडिया को एक नई डिबेट मिली। अब अरुणा शानबॉ केस क्या था, अरुणा शानबॉ मैम 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ थी। उसी हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने मैम के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया, जिस प्रोसेस में इनको एक चेन से बांधा इनके गले को और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हुई ब्रेन के अंदर, और फिर ये जो है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। मतलब पहले होता था ना फिल्मों में कहते कॉमा के अंदर गई है, लेकिन बाद में मेडिकल टर्म्स के अंदर आता है कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब कि व्यक्ति मेडिकली जिंदा है, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड और जो आपके लंग्स हैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति कोई भी विजिबल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब बस बिस्तर पर लेटा हुआ है। मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर आपने देखी तो आनंद बनर्जी का किरदार याद करें, वैसी कुछ स्टेट। अब ये उसी स्टेट के अंदर रही, साल आ गया 2011, यस 1973 2011, ये उसी स्टेट के अंदर जिंदा रही। सो एक राइटर हुई पिंकी विरानी जो किताब लिख रही थी ऐसे इश्यूज के ऊपर, उन्होंने कुछ विजिट्स की, इनको मिलने या देखने आती थी जहां पर ये हॉस्पिटल में रह रही थी, और फाइनली उन्होंने
इनके बिहाफ पर, अरुणा शानबो के बिहाफ पर एक प्ली फाइल की कि इंडिया में यूथेनेशिया लॉ होना चाहिए और अरुणा शानबो को यूथेनाइज कर देना चाहिए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो जजमेंट दिया उसमें यूथेनेशिया को बाइफरकेट कर दिया। सबसे पहले तो एक्टिव यूथेनेशिया दैट इज नॉट अलाउड। नाउ व्हाट इज एक्टिव यूथेनेशिया? दैट पर्सन इज किल्ड बाय सम ओवर्ट एक्ट। जैसे हम कह रहे थे कि अभी डॉक्टर असिस्टेड किलिंग कहा जाता है इसको। तो कई कंट्रीज के अंदर डॉक्टर आएंगे, बाकायदा कुछ लीथल इंजेक्शन देंगे एंड पर्सन विल ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल डाई। सो इट इज पुटिंग द एंड टू द लाइफ विद सम ओवर्ट एक्ट, एक्सप्रेसिव एक्ट। ये तो इंडिया में अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर हमारी सोसाइटी अभी इतनी मेच्योर नहीं है एंड अवर हिस्ट्री, अवर प्रेजेंट इज रिप्लीटेड विद मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड। कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसको हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए नहीं मार दिया? तो बोले यार सोसाइटी हैंडल नहीं कर पाएगी, कल को बुजुर्ग को थोड़ा सा जुकाम हुआ करेगा, ये यूथेनाइज करा दिया करेंगे। लेकिन हाँ, पैसिव यूथेनेशिया हम ये अलाउ करते हैं बट ऑन कोर्ट्स परमिशन। ओके, अब पैसिव यूथेनेशिया क्या है? सबसे पहले इसमें कोई ओवर्ट एक्ट नहीं होता है, इसमें जो मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है वो विड्रॉ कर लीजिए। मतलब मान लीजिए कहीं अगर वेंटिलेटर के ऊपर है, कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन दी जा रही हैं पेशेंट को, आप वो विड्रॉ कर लीजिए। तो अगर उसके बाद डेथ होती है तो फिर ये या तो आप नेचुरल डेथ कह लीजिए या फिर टेक्निकल टर्म्स में इसको पैसिव यूथेनेशिया कह लीजिए। तो इंडिया में अरुणा शानबो के केस में अलाउ किया गया कि पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है बट विद कोर्ट्स परमिशन। कि आपको पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा पार्टी को, और उसके बाद पार्टी जो है केस फाइल करेगी, हाई कोर्ट एक डॉक्टर्स का पैनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा, पैनल एग्जामिन करेगा केस प्रॉपर फिट है या नहीं है, रिपोर्ट करेगा, और फिर कोर्ट अगर परमिट करे तो पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। लेटली इसी में कॉमन कॉज एक एनजीओ है जो बहुत काम करती है एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में और यूथेनेशिया जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी। तो उन्होंने एक प्ली फाइल की थी, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टैंड दैट पर्सन मे मेक विल, कि आप अपनी वसीयत कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन उसको लगता है कि यार मैं टर्मिनली इल होने वाला हूं या उस दौर में हूं, तो वो विल बना सकता है कि भाई मुझे इस स्टेज में आकर पैसिव यूथेनेशिया दे दी जाए। तो फिर आपको कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी व्यक्ति है वो अपनी विल के थ्रू भी पैसिव यूथेनेशिया हासिल कर सकता है। लेकिन इसको लेके अभी भारी डिबेट है इंडिया के अंदर। आई सजेस्ट यू कि यूथेनेशिया को एसे टाइप में भी तैयार करें, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, एक्टिव यूथेनेशिया के प्रॉज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, पैसिव यूथेनेशिया के प्रॉज या कॉन्स क्या हैं। जैसे पैसिव यूथेनेशिया अगर कोर्ट ने अलाउ किया तो बहुत कुछ नया काम नहीं कर दिया यार। देखिए वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री जहां मतलब हजारों लाखों लोग बिना इलाज के अभाव में मर जाते हैं। कोविड टाइम से याद करें तो कोविड छोड़िए, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। तो वहां पे पैसिव यूथेनेशिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि कुछ नया थोड़ी गया, तो चल ही रहा है। मतलब अगर आपने आम तौर पे सुना हो कि कई बार हम ये सुनते हैं किसी पेशेंट को लेके कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मतलब कह दिया घर ले जाइए सेवा पानी के लिए। ये सेवा पानी क्या है? एक तरह का पैसिव यूथेनेशिया है। ये कई बार हम देखते हैं कि वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर कह देते हैं कि यार जब तक वेंटिलेटर पे रहेगा तब तक सांस चलती रहेगी, अदरवाइज अभी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो फैमिली मेंबर्स आप सलाह कर लीजिए, आप ले जाइए। तो कई बार देखेंगे कि हॉस्पिटल से घर तक पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती है। दैट कम्स अंडर द जोन ऑफ पैसिव यूथेनेशिया, जिसके लिए कहीं कोई परमिशन नहीं ली जा रही है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है जानने वाली कि फिर क्या अरुणा शानबो मैम पहली पेशेंट है इंडिया के अंदर जिनको पैसिव यूथेनेशिया दिया गया? एंड आंसर इज नो। वो लेडी जिसके केस में भारत में पैसिव यूथेनेशिया शुरू हुआ, उनकी मौत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड माय मेमोरी सर्व्स मी बेटर, अप्रैल 2015 में निमोनिया की वजह से हुई है। निमोनिया क्या? बेसिकली वो तो एज फैक्टर। जब 1973 में रेप अटेम्प्ट हुआ था तो अर्ली 30s में थी, कट टू 2015 70s क्रॉस कर गई मैम। तो यही तो जो था आर्ग्यूमेंट था पिंकी वीरानी का कि देखिए 70 साल की हो चुकी हैं, रिकवर कर नहीं पा रही हैं, और अब रिकवर हो भी जाएंगी तो क्या फायदा, लाइफ इज गॉन। और क्या डिग्निटी दिख रही है आपको इनकी लाइफ के अंदर? और खासकर अरुणा मैम के साथ कि भाई ये सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर मेडिकली जिंदा है तो ब्रेन भी फंक्शनिंग कर रहा है। तो क्या पता डेली कितनी मेंटल अग्नि से गुजरती हों। तो आप प्लीज कट शॉर्ट कीजिए इस लाइफ को, बट नहीं दिया जा सका। वाई? तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, लेकिन कोर्ट की परमिशन एंड ऑल दैट लगेगी। नाउ अरुणा मैम के केस में हु विल टेक द कॉल?
मतलब पिंकी विरानी ने कहा कि मैं आई हूँ कोर्ट तो भाई मुझे कहने दीजिए कि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इनको पैसे भी इतने दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपने तो सिर्फ एक किताब लिखी है, 2-4 बार मिली है, तो आप कौन होती हैं इनकी लाइफ का फैसला करने वाली। फिर कहा गया ब्लड रिलेशन, तो उनकी फैमिली उनको बहुत पहले ही डिजर्ट कर चुकी थी। फाइनली हॉस्पिटल का जो नर्सिंग स्टाफ जहां पर ये काम करती थी, मतलब वहां के नर्सिंग स्टाफ ने ही 2011 तक इनकी देखभाल की, 2015 तक देखभाल की। तो भाई क्योंकि वो देखभाल कर रहे हैं, अब उनके पास ये राइट है कि वो डिसाइड करें कि अरुणा को देना है पैसे या नहीं। और वहां का हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ इतना ज्यादा कनेक्टेड था अरुणा मैम के साथ कि दे डिनाई, बल्कि जिस दिन जजमेंट आया था लड्डू बांटे थे, एज अ बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था कि अब अरुणा मैम को यूथेनाइज नहीं किया जाएगा। सो डिफरेंट मॉरल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स आर अटैच्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। थोड़ा ऐसे के तौर पे तैयार करें इंटरनेट से पढ़ के इसको। राइट टू प्राइवेसी अंडर केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017. So this basically emanates from a case related to आधार। जब आधार को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया और गवर्नमेंट ने काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंडेटरीली सीक की थ्रू आधार फ्रॉम द सिटीजंस, तो एक रिटायर्ड जस्टिस केएस पुत्तुस्वामी साहब ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि ये अनरीजनेबल ब्रीच है माय राइट टू प्राइवेसी। आप आईआरएस स्कैन से लेके दिस दैट वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। हालांकि इस केस में आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड रखा गया, तभी आज भी आधार लागू है। लेकिन 9 जजमेंट्स था और 9-0 से जजमेंट आया दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सो अगर हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें, 1920s में अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, के राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि लोगों ने डिमांड किया कहीं तो स्टेट हमें अकेला छोड़े। हालांकि उस वक्त वायर टैपिंग के खिलाफ थी सरकार, जो लोगों की कम्युनिकेशन है उसको ट्रैप करती थी या उन सारी चीजों को सुनती थी सरकार बैठ के इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट थिंग। नाउ इट कम्स विद कि सरकार कहीं तो अकेला छोड़े, आप हमें पब्लिक प्लेसेस पे ट्रैफिक में रेगुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे घर की किचन में, मेरे घर के लिविंग रूम या बेडरूम में, वहां पर स्टेट का इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, if we talk about right to dignified life, then to maintain the dignity of life, some amount of privacy must be given to the people. जहां स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपका पर्सनल स्पेस है जहां आपकी मर्जी चलेगी। अब इस जजमेंट के अंदर राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन कॉन्टोर्स जरूर बताए गए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जिससे हम एस्टैब्लिश करते हैं राइट टू प्राइवेसी। नाउ हियर इट कम्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, privacy is enjoyed by human by their existence. Like ये right to life, right to privacy कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया हो या स्टेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा बर्थ राइट है टू एंजॉय दीज राइट्स। स्टेट को तो बल्कि ये कहा गया है कि आप इंट्रूजन नहीं करेंगे, स्टेट से तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो फिर इसमें डिफाइन किया गया लाइक बॉडीली इंटीग्रिटी। अब इसके ऊपर तो एक ह्यूज डिबेट है, स्पेशली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट राइट, कि आपके शरीर पर आपका नियंत्रण है। जैसे फीमेल के लिए कहा जा रहा है राइट टू हैव और नॉट टू हैव चिल्ड्रन इज देयर राइट टू प्राइवेसी मैटर, ये उनको डिसाइड करने दीजिए, स्टेट या बाकी लोग नहीं बताएंगे। या कुछ लोग उठ के कहने लग जाते हैं ड्रेस कोड्स, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने कैसे नहीं पहनने, भाई उनकी बॉडी है, उनका प्राइवेट मैटर है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। या इसके अलावा राइट टू क्लोथ्स, आप किस तरह के क्लोथ पहनना चाहते हैं, राइट टू कीप हेयर, टाइंग द टर्बन, राइट टू हैव फूड ऑफ योर ओन चॉइस, ये सारे आएंगे आपके राइट टू प्राइवेसी के अंदर। आपकी पर्सनल ऑटोनॉमी, आपके मैरिटल रिलेशंस, आपके जितने भी फैमिली रिलेशंस हैं, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए यू विल एंजॉय अ प्राइवेट स्पेस। साथ ही स्पीच एंड एक्सप्रेशन और साथ में डिसेंट वॉइस या राइट टू मूव और थिंक, दैट ऑल कम्स अंडर राइट टू प्राइवेसी। दिस जस्ट टू एस्टैब्लिश सम प्राइवेट स्पेस aloof फ्रॉम द स्टेट। अब पहली बात तो ये राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगेन ये भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो इवन राइट टू प्राइवेसी के ऊपर भी स्टेट पर्पसेस के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए इसी पुत्तुस्वामी जजमेंट में ट्रिपल टेस्ट डिवाइस आउट किया गया है कि अगर कभी भी स्टेट ऐसा कोई लॉ लेके आ रही है जिससे लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है, तो उस लॉ की वैलिडिटी के लिए उसको 3 टेस्ट पास करने होंगे। क्या है 3 टेस्ट? That very first one, such state action must have a legislative mandate.
मतलब लोगों की राइट टू प्राइवेसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर वायलेट नहीं होगी, उसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए, कोई एक्ट पास होना चाहिए, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। तो लॉ के साथ आप प्राइवेसी में इन्फ्रिंज कर सकते हैं। दूसरा, इट मस्ट परस्यू अ लेजिटिमेट स्टेट पर्पस। रूलर्स की विम्स एंड फैंसीज पर, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की विम्स एंड फैंसी पर लोगों की प्राइवेसी पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है, बल्कि कोई लेजिटिमेट स्टेट पर्पस हो। जैसे अभी आया है 2024 में के पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसमें कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस कम्युनिकेशंस जो होंगे उनको सरकार इंटरसेप्ट कर सकती है इन द नेम ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। तो हाँ, देश की सुरक्षा के लिए ये सही कि आप इंटरसेप्ट करें, लेकिन ये अब एक लेजिटिमेट पर्पस है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप लोगों के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनेटली टेस्ट, दैट it must be proportionate, that such state action both in its nature and extent must be necessary in a democratic society and action out to be the least intrusive of the available alternatives to accomplish the ends। मतलब स्टेट पर्पस को सर्व करने के लिए जितने अमाउंट की प्राइवेसी आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उतनी ही प्राइवेसी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं कि देश की इंटीग्रिटी के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं आप उतना इंटरसेप्ट करें। मतलब ठीक है कि कुछ संदिग्ध लोगों के मोबाइल को आप ट्रैप कर सकते हैं विद एसएसपी परमिशन, एसपी परमिशन, लेकिन कल को आप कहें कि जी देश की सिक्योरिटी के लिए 140 करोड़ लोगों की मूवमेंट को भी चेक किया जाएगा, उनके मोबाइल फोन कन्वर्सेशंस भी सुने जाएंगे, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। या किसी एक व्यक्ति से आप कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं तो उतनी हो जितनी स्टेट पर्पस के लिए नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि उसके राइट टू प्राइवेसी के ईच एलिमेंट की आप धज्जियां उड़ा के रख दें। ये प्रोपोर्शनेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें याद रखें, अगर राइट टू प्राइवेसी की तरफ स्टेट आ रहा है तो एक, लॉ का मैंडेट होना चाहिए, दूसरा स्टेट पर्पस होना चाहिए, और तीसरा प्रोपोर्शनेट टर्म्स में लीस्ट इंट्रूसिव होना है स्टेट को। जितनी कम से कम प्राइवेसी वायलेट हो लोगों की उतना ही एक्शन आपने लेना है, पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्राइवेसी स्टेट को नहीं करनी है। अब ये प्रोपोर्शनेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे देखें तो एक इंपॉर्टेंट केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ केस है। जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का स्क्रैप डाउन हुआ, उसके बाद लंबे टाइम तक इंटरनेट शटडाउन किया गया। ग्लोबल हिस्ट्री में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन जो वन गो में गया है वो है जम्मू एंड कश्मीर, 552 डेज। अब इसको लेके अनुराधा भसीन मैम ने केस फाइल किया कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वायलेशन है। रिमाइंड, आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। सो इसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, दिस इज योर राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(g। अभी हमने कवर किया है क्या? तो भाई इसके ऊपर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। बट देन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट शटडाउन। ग्लोबल रैंकिंग आप कभी भी देख लीजिए किसी भी साल की, जब इंटरनेट शटडाउन की बात आती है इंडिया इज स्कोरिंग एट द टॉप। तो इंटरनेट शटडाउन, पहली बात तो राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। और फिर ये कहा गया कि अगर स्टेट लाइक टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स 2017 जिसके थ्रू इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर किए जाते हैं, तो फिर इसके लिए भी जो है प्रोपोर्शनेटली टेस्ट होना जरूरी है। मैं फिर से कह दूं, अगर किसी भी चीज को हम फंडामेंटल राइट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्सोल्यूट है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगाई जा सकती है, हाँ, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वायलेशन ऑफ राइट नहीं होगा। सो इट कम्स विद कि अगर सस्पेंशन करना है आपने तो एक तो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ऐसा कोई अनड्यू टाइम के लिए आप सस्पेंड कर दें तो बहुत रीजनेबली आपको कैलकुलेट करना होगा टाइम। एंड दूसरी चीज कि मस्ट अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली। जो प्रोपोर्शन का टेस्ट है जो अभी हमने पुत्तस्वामी जजमेंट में देखा था, उसको यहां से फिर रिआइट्रेट किया है कि भाई जितने अमाउंट की आप इंटरनेट शटडाउन करना चाहते हैं, मतलब आप मोबाइल इंटरनेट भी शटडाउन करेंगे या सिर्फ वाईफाई शटडाउन करेंगे, या मोबाइल इंटरनेट शटडाउन होगा वाईफाई नहीं शटडाउन होगा, सिर्फ इतना ही आप शटडाउन अलाउ करें। डिसप्रोपोर्शनेट इंटरनेट शटडाउन अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड फर्दर इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू एज वेल। नाउ वी मूव टू LGBTQ राइट्स। अब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग है, और प्रोग्रेसिव सोसाइटी
में एक डीपर कॉल है कि एलजीबीटीक्यू राइट्स को अब प्रॉपरली स्टैब्लिश किया जाए इंडिया के अंदर। अगर इवोल्यूशन को हम देखें तो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी दैट क्रिमिनलाइज्ड दी होमोसेक्सुअल रिलेशंस। If I'm talking about LGBTQ, तो क्या है ये terms? We are all mature. We know the homosexuality, lesbian sexual relation between two females, gay sexual relation between two males, bisexual is having both type of sexual orientation with male and the female, and then comes the transgender. इसको थोड़ा अलग रखेंगे, अलग से उठाएंगे. Transgender are third gender, इनंज, हिजड़ाज, अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिए जाते हैं. क्वेयर जिनको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो कुछ लोग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो कहते हैं कि मैं एक मर्द के जिस्म में एक कैद औरत हूँ या औरत के जिस्म में कैद एक मर्द हूँ, जो बाद में सेक्सुअल रीओरिएंटेशन की तरफ भी जाते हैं. अब वैसे तो आप इंटरनेट पे जाएंगे तो ABCD पूरी भरी है, लेकिन लार्जली इनको कहते हैं LGBTQ राइट्स. अब प्रॉब्लम क्या थी इंडिया के अंदर? देखिए, एक सोशल स्टिग्मा तो है ही अटैच, जो बस समाज ने बना दिया है होमोसेक्सुअलिटी के साथ, तो वो प्रताड़ना तो अलग है ही जो कम्युनिटी के लोगों को झेलनी पड़ती है. दूसरा, 377 ऑफ आईपीसी में जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको अननेचुरल ऑफेंसेस के अंदर काउंट किया गया. अब इंटरेस्टिंग ये है कि पूरी डेफिनेशन में, पूरे सेक्शन में कहीं होमोसेक्सुअलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ. रादर सेक्शन वाज whoever has sexual relation against the order of nature shall be considered conducting the unnatural offenses and will be imprisonment. अब पहली बात तो मतलब ये मान ही लिया गया कि homosexuality is against the order of nature. बट कहां लिखा है, किस किताब के अंदर लिखा है that only the heterosexual sexual relation is natural order just because majority वो फॉलो करती है और homosexual against the order of nature? तो पहले तो ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंप्लिसिट कर लिया गया, और सजा इतनी सख्त. कैन यू गेस व्हाट वाज द imprisonment or fine for homosexuality? Life imprisonment or 10 years coupled with fine. We were such a homophobic society that in our criminal law हम ये कहते हैं कि जो होमोसेक्सुअल है ये सोसाइटी के लिए इतना बड़ा खतरा है कि इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, सारी उम्र जेल में रहना चाहिए. पहला केस फाइल होता है नास फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. ये दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं. सो नास फाउंडेशन एक एनजीओ है जो LGBTQ राइट्स के लिए काफी काम करता है. इन्होंने जाके कहा, सर दिस पर्टिकुलर 377 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है. मतलब पर्सनल लिबर्टी इज अबाउट पर्सनल चॉइस. राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में एस्टैब्लिश किया गया ना 2017 में, उसमें ये भी कहा है कि राइट टू हैव फैमिली सैंक्टिटी, योर पर्सनल रिलेशंस, ये आपका राइट टू प्राइवेसी अफेयर है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा. यहां तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं आप. सो व्हाट इट कम्स कि भाई अगर कहीं पर भी होमोसेक्सुअलिटी हो रही है और उसके लिए पनिशमेंट है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए, रिग्रेसिव है. मतलब वो अपने राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. इसमें ये भी कहा गया कि ये तो एक ऐसा दीमक है जो सोसाइटी के एक सेक्शन को अंदर ही अंदर खाई जा रही है. मतलब अगर होमोसेक्सुअल रिलेशंस आर देयर, पीपल आर देयर, तो नेचुरली STDs भी हो सकती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस. लेकिन फिर ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. कहीं अगर वो बात लीक हो गई तो सोशल स्टिग्मा एक तरफ, साथ में पुलिस अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी. तो बोले सर इसको खत्म किया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट को बात समझ में आ गई. दिल्ली हाई कोर्ट अबॉलिश्ड दी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया होमोसेक्सुअलिटी को. लेकिन लोगों को चैन कहां है? तो कुछ लोग पहुंच गए इस जजमेंट के खिलाफ. हाई कोर्ट का जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा. सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नास फाउंडेशन. अब इसमें दुहाई दी गई कि संस्कृति खराब हो रही है और हमारे देश में ऐसे कानून नहीं होने चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी को पनिश ही करना चाहिए. लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रेस्ट्रेंट से काम लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार एक बात बताओ, होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज हो, डीक्रिमिनलाइज हो, अलाउ हो, लीगल हो, ये तो एक पॉलिसी मैटर है. और देश में पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी मेकिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ योर लेजिस्लेचर. ये जो 543 लोगों को चुनते हो, सिर पे बिठाते हो, लोकसभा भेजते हो, उनसे क्या काम करवाना है? प्लीज डू नॉट कम बिफोर अस फॉर ईच एंड एवरी लॉ. अपने लेजिस्लेचर के पास जाइए, डिमांड कीजिए, वो लॉ बना देंगे तो हम लागू कर देंगे. बट एक प्रॉब्लम यहां ये आई कि
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि जब तक लॉ नहीं आता है तब तक जो पहले से लॉ चला रहा है वो बरकरार रहेगा। सो 377 रिस्टोर्ड अगेन, दोबारा क्रिमिनलाइज होगी देश के अंदर। तो जो लोग प्राइड परेड वगैरह में हिस्सा ले रहे थे, अब उनके साथ प्रॉब्लम कि यार फोटो तो खिंचवा ली है, लेकिन अब कहीं केस ना इनिशिएट हो जाए। 5 साल गुजर गए, लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया है। लेकिन फिर एक केस फाइल हुआ, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका जजमेंट आया 2018 में। करण जौहर एक फिल्म डायरेक्टर है, आपको शायद पता, वो भी पिटिशनर थे इसके अंदर। और फिर इन लोगों ने गुहार लगाई कि सर ठीक है, आपने कहा था लेजिस्लेचर से लॉ बनवाइए, वो तो बना नहीं रहे, बट प्लीज टेल अस हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 में प्रोटेक्टर किसको बनाया गया फंडामेंटल राइट का? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहा तो आप भी नहीं करेंगे। एंड फाइनली इन 2018 दिस 377 abolished ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया गया। बल्कि 5 जज बेंच में एक मैडम जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, उन्होंने तो यहां तक लिखा दैट वी ओ अ हिस्टोरिकल अपॉलजी टू एलजीबीटी की कम्युनिटी, हम माफी चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक आपके राइट सिक्योर नहीं कर पाए। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस तरह के लॉज में आर्टिकल 21 तो वायलेट हो ही रहा है, पर्सनल लिबर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बट जस्ट इमेजिन व्हाट आर द अबाउट अदर राइट्स लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ। 14-15 कहा गया है कि सर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। यहां पे डिस्क्रिमिनेशन का बेस ही सेक्स है। अगेन 16, चलिए अनटचेबिलिटी छोड़ दीजिए, आर्टिकल 19 it's about expression, so the community cannot freely express their sexual identity, you are violative of article 19. And then 21, that sir, what is the problem? right to life, dignified life, वो नहीं enjoy हो पा रही है ऐसे कानूनों की वजह से, और जो right to privacy है वो नहीं enjoy हो पा रहा है। तो ऐसे कानून बेसिकली नहीं होने चाहिए। चलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात ही सही, लेकिन इसको अबॉलिश किया गया। बट अब आ चुकी है भारतीय न्याय संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता में इस सेक्शन को ऑल टुगेदर अबॉलिश कर दिया गया, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। नई प्रॉब्लम ये कि देखिए, एक तो हमारे यहां पर रेप लॉज, सेक्सुअल हरासमेंट लॉज, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। रेप लॉज के अंदर विमेन की प्रोटेक्शन है, मेल की प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट लॉज के अंदर फीमेल को प्रोटेक्शन है, मेल को प्रोटेक्शन नहीं है। और अब 377 भी गया। तो इस वक्त देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मेल को प्रोटेक्ट करता हो सेक्सुअल हरासमेंट या फिर रेप से। एंड रेप अगेंस्ट मेल, सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट मेल इज अ रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। सो हमें जेंडर, अगर चलिए इसको वापस नहीं लेके आना है तो रेप लॉज को जेंडर न्यूट्रल करना होगा। दैट इज रिफॉर्म वी सॉट इन। देन वी मूव इन एम.के. रंजीतसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। अब ये भी एक्सपेंडिंग द हॉराइजंस ऑफ फंडामेंटल राइट है। लाइक हमने बात की कि कहां से शुरू हुआ था सफर आर्टिकल 21 का। ए.के. गोपालन से स्टेट ऑफ मद्रास, जस्ट योर बॉडीली वेलबींग। लेकिन उसके बाद मनेका गांधी केस, और फिर न जाने कितने राइट सिक्योर किए गए हैं इसके अंदर। वी एनलिस्टेड एज वेल अर्लियर इन दिस क्लास ऑल्सो। देन हमने देखा अभी इसमें एलजीबीटीक्यू राइट की बात हो रही है, यूथनेशिया की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। एक नया स्टेप ये है कि अब तक 2024 से पहले ज्यादातर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तो बात थी, मतलब कि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और जाहिर सी बात है यार, अगर शहर की हवा ही जहरीली हो गई तो राइट टू लाइफ कहां प्रोटेक्ट रह जाएगा। लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए एक स्टेप और लिया गया। अभी तक की जजमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज वर्ड नहीं आ रहा था। अब ये केस फाइल हुआ है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, और जो वहां पर विंड टर्बाइंस लगने थे। तो एक तो ये कहा गया कि यार एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना है और डेवलपमेंट भी केटर करनी है, दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे, आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही कहा गया कि इट इज द राइट, fundamental right under Article 21 against the adverse effect of climate change, and state owe a duty of care to citizen to prevent harm and ensure overall well-being। तो पहली बार एक तो स्टेट की ड्यूटी लगाई है कि यार ओवरऑल वेलबींग के लिए आप प्रोटेक्ट करें लोगों को, और साथ ही क्लाइमेट चेंज के जितने भी एडवर्स इफेक्ट है उससे प्रोटेक्शन भी अब एक फंडामेंटल राइट है। सो दिस इज द एक्सपांस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 21। और अदरवाइज देखें
तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट। जो राइट आपके कहीं सिक्योर नहीं हो रहे हैं, 14, 19, 21 से रिलेट करके आप कोर्ट से सिक्योर करा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। नाउ देयर इज अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस, एंड ट्राई बाय योरसेल्फ जितना भी हमने डिस्कस किया और इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं, that Article 21 of the Indian Constitution has been interpreted expansively by judiciary. Discuss how this article evolved to include various facets of human rights. And second, the right to privacy has been recognized as fundamental right under the Indian Constitution. Discuss the implications of this recognition in context of digital governance and data protection. जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत के अंदर लाया गया है। Then we come to Article 21A, right to education. Plain and simple one. देखिए, पहले हम बात कर रहे थे जब शुरुआत हमने की थी कि किसी भी सरकार के लिए एक वक्त में सभी लोगों के सभी राइट सिक्योर कर देना नियर इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि राइट को सिक्योर करने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए। तो ये एक क्लैरिंग एग्जाम्पल है अबाउट राइट टू एजुकेशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन फाइंड इट्स प्लेस इन Directive Principle of State Policy, Article 41 and 45. We will discuss while discussing the DPSP. लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्टेट के पास रिसोर्सेज ही नहीं थे साहब। मतलब फिर आपको कितने सारे स्कूल बनाने पड़ेंगे, फिर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रखना पड़ेगा, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, फिर आप बहुत ज़्यादा फीसेज नहीं ले सकते हैं, सबकी कॉस्ट आप जनता से नहीं वसूल कर सकते हैं, तो केटर नहीं किया जा सकता। 2002 आते आते हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट इस बात पर पहुंचती कि अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि कम से कम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे पाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, द वेरी फर्स्ट, द अमेंडमेंट नंबर 86th अमेंडमेंट 2002 created Article 21, right to education as a fundamental right. And then it comes with Article 21A provides 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। याद रखिएगा, फ्री एंड कंपलसरी, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे इनकार करें, बच्चों को स्कूल जाना भी पड़ेगा। एंड देन आरटीई एक्ट आता है 2009 में। देखिए, इसमें तो सिंपल लिखा गया कि बच्चों का अधिकार है, लेकिन वो बच्चों का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने के लिए यू नीड लॉ, यू नीड रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टेट कैन नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम ऑफ लॉज। तो साल 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं। इसमें बताया गया है टीचर पीपल रेशियो क्या होना चाहिए, और फिर इसमें बहुत सारी अदर बेनिफिट स्कीम्स भी हैं। मिड डे मील स्कीम की बात की गई, लेकिन इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज की गई, दैट 25% सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। भाई, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि वो राइट टू एजुकेशन प्रॉपरली केटर कर पाए, खासकर इतनी बड़ी पॉपुलेशन। तो रूल ये कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां 6 से 14 साल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहां पर 6 से 14 साल की एज ग्रुप की जितनी भी क्लासेस हैं, दिस प्राइमरली एलिमेंट्री लेवल 8th क्लास तक होती है। तो यहां पर हर क्लास में 25% सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ आरटीई। इसके लिए स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सच स्कूल्स को, लेकिन ये 25% सीट रिजर्व करनी होंगी आरटीई के लिए। लेकिन यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर कई फिल्में बनी है, इरफान साहब की भी एक फिल्म है, एक रानी मुखर्जी मैम की भी फिल्म है, शायद हिचकी उसका नाम, मैंने देखी नहीं है, पर मुझे बताया कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, स्टूडेंट्स ने बताया। तो प्रॉब्लम यह है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो उसका काफी विरोध किया। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनका 25% रेवेन्यू मर रहा है, वो फीस नहीं ले पाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंट अगर स्टेट देगा तो सर सिर्फ ट्यूशन फीस शायद दे दे, वो भी गनीमत, वो कैपिटेशन फीस और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की फीस होती है वो तो नहीं पे करने वाले। तो स्कूलों की तरफ से काफी विरोध, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दिस इज अबाउट दी राइट टू एजुकेशन। इसमें बस एक फैक्ट और याद कर लीजिए, प्रमाती जजमेंट है 2014 का, जिसको बहुत सारी जजमेंट में डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने रिआइटरेट किया है। वो ये कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बनाए जाएंगे आर्टिकल 30 के तहत, उनमें आरटीई लागू नहीं होगा, उनको 25% सीट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, जब आर्टिकल 30 पढ़ेंगे तो समझेंगे व्हाट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और फिर बात समझ में आएगी कि यहां पर 25% सीट रिजर्व करना क्यों लाजमी नहीं है। एंड देन we come to last article of today's discussion, Article 22, protection in cases of arrest and detention. देखिए, आर्टिकल 20 हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ कन्विक्शन, जब कन्विक्ट किया जा रहा हो।
आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अबाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब किसी अक्यूज को अरेस्ट करे पुलिस, उसको कहीं डिटेन करके रखे पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, तो फिर उसके लिए क्या प्रोटेक्शंस हैं। नाउ इट कम्स विद दैट वेरी फर्स्ट दैट यहां पर डिटेंशन दो तरह की है, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है विद ट्रायल, और इसका मकसद है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अब उसको सजा दी जाए। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है टू प्रिवेंट अ पर्सन टू फर्दर कमिटिंग अ क्राइम। तो वहां पर शक के आधार पर ही लोगों को अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाता है कि ये क्राइम ना कर। नाउ द वेरी फर्स्ट प्यूनिटिव डिटेंशन विद ट्रायल। देखिए, तो आपने वो चीजें सुनी है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको ग्राउंड बताना होता है, वकील मुहैया कराना होता है, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर आपने ये सुना है तो ये सारा का सारा सिस्टम आता है आर्टिकल 22 से। तो यहां पर क्या राइट है, जिसको भी पुलिस अरेस्ट करेगी, जैसे भारतीय न्याय संहिता में किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी ने की चोरी, किसी ने की डकैती, किसी ने किया मर्डर, तो उनको जब अरेस्ट करेंगे तो क्या राइट है उनके पास, दैट टॉक्स अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पहले उसको बताएं कि आपने क्या क्राइम किया है और किस लॉ के तहत आपको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही उसको लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प का राइट होगा, तो वो मनचाहे वकील को बुला सकते हैं अपनी पैरवी के लिए लीगल काउंसिल के तौर पर। थर्ड, अब 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 आवर का टाइम है, तो 24 आवर के टाइम में जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो अब केस पुलिस के साथ साथ जुडिशरी के पास पहुंच चुका है। नाउ दैट पर्सन इज नॉट ओनली एट द मर्सी ऑफ पुलिस, पुलिस एट्रोशियस बिहेव ना कर सके, ये भी सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 22 में राइट दिया गया है। अब जैसे ही जज साहब के सामने केस आया तो इसके बाद अब अगला राइट ये है कि पुलिस उस पर्सन को अपनी कस्टडी में उतने ही टाइम रख पाएगी जितना टाइम मजिस्ट्रेट साहब अलाउ करते हैं। तो जैसे होता आमतौर पे ये है कि भाई हाँ अरेस्ट कर लिया, एविडेंस है तो दीजिए, लेकिन फिर पुलिस कहती है सर अभी तो अरेस्ट किया, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभी हमें और इन्वेस्टिगेट करना है। इसने चोरी कबूल कर ली है, लेकिन इसने कहा है कि भाई इसने चोरी का सामान 500 किलोमीटर दूर कहीं छुपा दिया है, तो हमें जाके वो रिकवर करना है। इसका एक साथी भी भागा हुआ है, उसके बारे में पूछताछ करनी है, तो हमें कुछ टाइम चाहिए। तो उस टाइम को कैलकुलेट करके जितने दिन की भी पुलिस कस्टडी होगी वो मजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा फिर पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख पाएगी। क्या फर्क है पुलिस कस्टडी का और जुडिशियल कस्टडी? तो याद रखें, पुलिस कस्टडी जब भी आप सुनते हैं दैट पर्सन इज विद द पुलिस इन लॉकअप, थाने में बंद होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियल कस्टडी द पर्सन इज सेंट टू जेल, अब वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो मजिस्ट्रेट साहब पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद या तो बेल दे देंगे, बंदा बेल पे बाहर जाएगा, या फिर बंदे को जेल भेज दिया जाएगा जुडिशियल कस्टडी के अंदर, और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर जेल में रहेगा जब तक उसकी कन्विक्शन नहीं हो जाती है, अनलेस ही गेट्स बेल। एंड देन वी टर्न आवर फोकस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए, पहली बात तो नॉर्मल लॉज के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन की नहीं जाती है, इसके लिए स्पेशल लॉज बनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि कुछ पेचीदा क्राइम जैसे टेररिज्म, जैसे काउंटरफीट करेंसी, स्मगलिंग, या देश की सिक्योरिटी को किसी चीज से खतरा, तो आप स्पेशल लॉज बनाते हैं। अब ये क्राइम इतने पेचीदा है, जैसे कोई टेररिस्ट है तो भाई आज वो पकड़ा गया, यू नेवर नो कि उसके लिंकेजेस पाकिस्तान से हैं कि ओमान से हैं, आपको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो हियर इट कम्स कि डिफरेंट लॉज आपने सुने होंगे, जैसे आजकल काफी चर्चा में है, रहता ही है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या फिर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसके अलावा पुराने कुछ लॉज हैं जो खत्म कर दिए गए, जैसे टाडा है, टाडा था, पोटा, कॉफेपोसा। So these were the laws, और these are the laws जिसमें स्पेशली पार्लियामेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की प्रोविजन डालता है। अब पहली बात तो ये कि देखिए गेम क्या है, ये जो हमने अभी प्यूनिटिव डिटेंशन की फैसिलिटीज देखी है, दो तरह के अक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को नहीं मिलेगी। एक जो एनिमी एलियन है, हु इज एनिमी एलियन, जिस कंट्री के साथ भी हम एट वॉर होते हैं, अगर उसका कोई सिटीजन हमारे यहां पर है तो हम उसको एनिमी एलियन के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो अगर उसको हमने अरेस्ट किया है तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन का बेनिफिट है अंडर आर्टिकल 22 उसको नहीं मिलेगा, वो भी प्रिवेंटिव में जाएगा। और दूसरा
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किए गए हैं उनको भी जो ये सारे बेनिफिट थे प्यूनिटिव डिटेंशन के, ये नहीं मिलेंगे। मतलब ना तो उसको ग्राउंड बताना है, ना उसको वकील अवेलेबल करवाएंगे, ना ही उसको 24 घंटे में पेश करना है। अब जिस अरेस्टिंग अथॉरिटी ने उसको अरेस्ट किया है, से पुलिस, से वट एवर एजेंसी यू आर हैविंग, सो सीबीआई में भी, तो फिर अब वो क्या करेंगे, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, पहले तो लॉ के अंदर ही बताया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का कितना पीरियड होगा, लेकिन फिर ऐसे व्यक्तियों के भी कुछ राइट सिक्योर किए गए हैं आर्टिकल 22 के अंदर। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनको क्या राइट मिलता है, जैसे एक तो 3 महीने का पीरियड है, मतलब 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, बिना वकील बताए, बिना उसका जुर्म बताए आप उसको रख लें, इन्वेस्टिगेट करते रहें। लेकिन अगर 3 महीने से आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ाना है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजेस लेवल का एक पैनल बनेगा, द पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, उनका पैनल होगा। उस पैनल के सामने आप पेपर्स प्रेजेंट करेंगे और फिर परमिशन लेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हाई कोर्ट का पैनल अप्रूव करता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। फिर ट्रायल शुरू करना पड़ेगा आपको। और फिर इसके अलावा पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो पार्लियामेंट डिफरेंट लॉज बनाती है टू केटर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इशू ये है कि एक, इन लॉज के मिसयूज का चांसेस बहुत हाई होता है। आप कई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन येट दे आर हैविंग एक्सप्रेसिव प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो ऐसा क्यों है कि इसको हम थोड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एंटीथेटिक मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्सन इज सोनली डिपेंडेंट ऑन द अरेस्टिंग अथॉरिटी, और कई बार फिर पॉलिटिकल या अदर पर्पस के लिए इन लॉज का मिसयूज किया जाता है। जैसे यूएपीए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं कि सर अनाप शनाप तरीके से लोगों के ऊपर, जहां पर यूएपीए नहीं बनता है वहां पर भी यूएपीए इन्वोक कर लिया जाता है। लाइक सिद्दीकप्पन केस, तो एक हाथरस केस हुआ था जहां पर 2 बच्चियों का रेप किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। एक साउथ की स्टेट से कोई पत्रकार थे, वो कवर करने जा रहे थे इस न्यूज को। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, अभी वो हाथरस पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। आई बिलीव 8 से 9 महीने उनको जेल में रहना पड़ा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर है। अभी तो उन्होंने कोई एक्ट किया भी नहीं, अभी तो रिपोर्टिंग की भी नहीं जाके, उससे पहले उठा ली यूएपीए। तो यूएपीए तो नहीं बनता, वो तो अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो मल्टीपल केसेस जहां पर स्टेट इन लॉज का मिसयूज करता है, तो करंट अफेयर में अक्सर यूएपीए रहता है। यूएपीए की डिटेल अंडरस्टैंडिंग वहां से हम कवर कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 22 विच टॉक्स अबाउट protection in cases of arrest and detention. So today we have covered the culmination point. We started with Article 19, freedom of speech and expression and other related rights. Then we talked about Article 20, ex post facto law in criminal legislation not allowed, double jeopardy not allowed, self-incrimination not allowed. Then we move further with Article 21, which is a huge article, right to life and personal liberty. And then we discussed about due process of law, established procedure of law, and multiple related things like right to die, euthanasia, LGBTQ rights, climate change के खिलाफ right. Then 21A, that is right to education, and 22, arrest and detention. So this is all for today. In next session, we will be covering rest of the fundamental right, starting right against exploitation. Thank you. Thank you so much.